बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी कि APB 5311 के लिए। और साथ ही साथ हम हो सकता है अभी हम 2020-21 के क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन के बिना आपको चीज़ें मिलेगी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे टर्म्स जो आपको समझ नहीं आएंगे, ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि इसमें आपको ब्रीडिंग्स भी इंक्लूड रहेंगे, फंडामेंटल्स भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो अगर ना समझ आए तो हमें कमेंट्स में बताएं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, या लाइव आकर के मैम आपको समझाए, तो हमें कमेंट्स में अभी बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग, जिसका कोर्स है क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट ए, जिसके अंदर पार्ट ए अगर आप देखें तो आता है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास MCQs आएंगे। MCQs के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है हमारे पास दैट कि टोबैको का जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो होता है उसे कहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट उनके जर्म प्लाज्म कलेक्शन के सेंटर बनाए हुए हैं। तो टोबैको की बात करें तो इसके अंदर आंसर आएगा राजा मुंद्री। तो इसे ऐसे याद रखना है कि जिसे जो राजा है वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा टोबैको का यूज़ कर रहा है। तो टोबैको का जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो है वो राजा मुंद्री में। ओके, सेकंड आता है आपके पास कि वर्टिफोलिया इफेक्ट, जो ये टर्म का नाम दिया हुआ है ये किसकी दी हुई है टर्म। तो इसका आंसर आएगा वांडर प्लांक। सो V फॉर वर्टिफोलिया एंड V फॉर वांडर प्लांक। ठीक है, वांडर प्लांक जो है ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है कि वांडर प्लांक ने वर्टिफोलिया इफेक्ट दिया हुआ है, और इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी होती है कि जिसके अंदर हम उस डिजीज़, किस तरीके से वो डिजीज़ का स्प्रेड हुआ है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोला जाता है एपिडेमोलॉजी। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस रही जिसकी वजह से वो डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हुई है, तो वो आ जाती है इसमें। तो उसके फादर को हम बोलते हैं वांडर प्लांक। कॉटन सीड मील कंटेन्स द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। कॉटन का नाम होता है गॉसिपियम स्पीशीज, वो अलग अलग हम लगाते हैं, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम। तो इसके अंदर उसका अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो भी उसके नाम से रिलेटेड होता है, दैट इज गॉसिपॉल। तो इसके अंदर कॉटन के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, गॉसिपॉल होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो है वो क्या होती है, इस लाइन को एज इट इज़ आपको याद रखना है। दो लाइनें याद रखिएगा। फर्स्ट चीज़ तो कि सेल्फ पॉलिनेशन से हमेशा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। क्या चीज़ होती है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने से हमेशा होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। अब होमोजाइगोसिटी होता क्या है कि हमेशा हमें पता है कि एक क्रोमोसोम के हमेशा एक कॉपी होती है। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, यानी 23 पेयर हैं, यानी कि एक जैसे हमेशा दो क्रोमोसोम होंगे तभी पेयर बनेगा। तो ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है, और इसके ऊपर एक एक एलील प्रेजेंट होता है कोई भी कैरेक्टर को बताने के लिए। अगर हाइट की बात करते हैं तो जैसे इसके ऊपर कैपिटल T है, इस पे कैपिटल T है, तो अगर तो ये दोनों एलील जो है वो सेम होंगे तब हम उसे बोलते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और अगर ये एलील अलग अलग रहे, एक पे कैपिटल T है एक पे स्मॉल t है, तब हम इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो होता है वो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के हिसाब से बताया जाता है कि दोनों एलील सेम है या डिफरेंट है। और सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होता है तब हमेशा होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। और सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है वो क्रॉस पॉलिनेटेड से ही डिराइव हुई है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर ही जब दोबारा दोबारा उनको सेल्फिंग करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन में करवाया, तभी एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बनी है। ठीक है, अब एक आते हैं इसके अंदर मेल स्टेराइल लाइन इज रेफर टू एज। तीन तरीके की लाइंस होती हैं हमारे पास, एक होती है ए लाइन, एक होती है बी लाइन और एक होती है आर लाइन। ए लाइन का मतलब होता है मेल स्टेराइल लाइन। ऐसी लाइन, ऐसे प्लांट्स की लाइन जो आती है जिसमें मेल पोर्शन जो होता है वो स्टेराइल रहता है, सिर्फ फीमेल पोर्शन इसके अंदर एक्टिव स्टेट में होता है। बी लाइन का नाम होता है मेंटेनर लाइन। इसका नाम मेंटेनर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये ए लाइन के अंदर स्टेरिलिटी को मेंटेन करवा के रखती है, राइट। और आर का मतलब होता है रिस्टोरर लाइन। रिस्टोर किसको करेगी, दोबारा किसको चीज को लेके आएगी, फर्टिलिटी को लेके आएगी, क्योंकि ये स्टेराइल है। तो इसके अंदर अगर फर्टिलिटी को रिस्टोर करवाना है तो उसका काम करती है आर लाइन। अब इन्होंने पूछा है मेल स्टेराइल लाइन कौन सी है, तो उसका आंसर आ जाएगा ए लाइन।
ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट चीज़ आपसे पूछी है, द प्रेजेंट डे कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज आर इवॉल्व फ्रॉम। जो आज के टाइम पे आप एक इम्प्रूव्ड कल्टिवेटेड स्पीशीज आप लगा रहे हो, वो किससे आई है? तो वो आती है उनके वाइल्ड फॉर्म से, उनकी वाइल्ड फॉर्म से, या हम कह सकते हैं उसकी वाइल्ड स्पीशीज से। ठीक है, सेकेंड आता है, अभी मैंने बताया आपको कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट स्पीशीज किससे ओरिजिनेट हुई है? क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज से। ये चीज भी हमने अभी पढ़ी। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या आएगा? सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी को ये इंक्रीज कर देगा। अब ये हम पढ़ते होते हैं कि सीरियल्स के अंदर, सीरियल के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर कौन से अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है? तो सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, इसी में होती है। इसीलिए तो हम जो मेज वगैरह होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये हाई प्रोटीन वाले, हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच QPM वाली वेराइटीज लगाते हैं, क्वालिटी प्रोटीन रिच, तो उनके अंदर ये लाइसिन और ट्रिप्टोफान ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल्स के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफान जो होता है वो डेफिशिएंट रहता है। ओके, फिर ये आता है हमारे पास खेसरी। खेसरी जो ये प्लांट है आपका, जिसको हम बोलते हैं लथाइरस, ठीक है, लथाइरस, इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, दैट इज BOAA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत लेंथी रह जाती है, बीटा एन ऑक्जेलाइल थाइमिनोसाइल, इस तरीके से। तो इसको शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो दैट इज BOAA। ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। खेसरी बोले तो भी यही आएगा, और इसका दूसरा नाम लेथाइरस होता है, तो उसके अंदर भी यही सेम चीज आएगी। ओके, नेक्स्ट इज आती है आपकी मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपसे पूछे हैं सेंटर, पूछे हैं कि कौन सी क्रॉप का जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर पोटैटो की बात करते हैं तो P फॉर पोटैटो, P फॉर पेरू, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो आ गया। तो ये सेंटर इसका कहाँ पे आता है? पेरू में आता है। राइस का फिक्स है, सबको पता होगा, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया आपका फिलीपींस के अंदर। शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन का होता है अमेरिका में। ओके, अमेरिका में होता है शुगर केन का। उसके बाद आता है हमारे पास सॉर्गम। सॉर्गम आपके पास होती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल सेंटर होता है वो होता है इक्रीसेट। और जो आपका बार्ले है, बार्ले का कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इकार्डा साइरिया के अंदर। ओके, तो पोटैटो का हमने पढ़ा पेरू, राइस का आता है फिलीपींस। ओके, शुगर केन का कहाँ पर आएगा हमारे पास? फ्लोरिडा अमेरिका में, US। और फिर आते हैं हमारे पास सॉर्गम और बार्ले में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस सॉर्गम हमारे इंडिया में रहेगा, इक्रीसेट इंडिया। और लास्ट हमारे पास बचा बार्ले, दैट विल बी लोकेटेड इन इकार्डा साइरिया। ओके, तो ये 5 क्रॉप्स के हमने इंटरनेशनल सेंटर देखे। उसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं तो बार्ले मेनली माल्ट के लिए यूज होता है। माल्ट क्या होता है कि जो भी विस्की वगैरह प्रिपेयर होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले माल्ट बनाया जाता है। ठीक है, इनका फर्मेंटेशन करवा के, तो वो माल्ट बनाने के लिए वो माल्ट हमें किससे मिलता है? बार्ले से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि बार्ले के अंदर माल्टिंग क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा माल्ट बनेगा, और उतने ही अच्छे आगे जो अल्कोहल हैं उस तरह क्वालिटी वाइज वो अच्छे प्रिपेयर होंगे। तो ये ट्रू चीज़ हुई हमारे पास कि बार्ले के अंदर आपको इम्प्रूव्ड माल्टिंग क्वालिटी चाहिए अच्छा बनाने के लिए। ओके, सेकंड आता है जीन सेंचुरीज फॉर मूसा इज एस्टैब्लिश्ड इन मेघालय। तो इसको हम ट्रू कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वैसे लाइन होती है इसकी कि जो NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, उन्होंने क्या किया था, सिट्रस की स्पेशली मेंशन की जाती है, सिट्रस की एक जीन सेंचुरी बनाई मेघालय में। ओके, इसके अलावा 4 हैं आपके पास, एक तो सिट्रस ही हो गया, एक होता है बनाना जिसको ये मूसा लिख देते हैं, ठीक है, मूसा हो गया, एक होता है ओराइजा यानी राइस, और एक होता है आपके पास सेकरम यानी कि शुगर केन। इन चारों की जीन सेंचुरीज नॉर्थ ईस्टर्न के एरियाज में बनाई गई है, यानी मेनली वो ईस्टर्न पार्ट ही रह गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ट्रू एकदम कंसिडर कर सकते हैं कि उस जोन के अंदर इसको बनाया गया है। उसके बाद आती है वेरिएशन एंड सिलेक्शन आर द बेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग यानी मेनली आपको जो क्रॉप इंप्रूवमेंट करनी है तो वो कब होगी? प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसीजर, आप कोई भी ब्रीडिंग मेथड सिर्फ तब लगा सकते हो अगर उसके अंदर ऑलरेडी कोई क्रॉप में वेरिएशन होगा,
तभी उस वेरिएशन को आप यूज़ कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ है कि पहले हमेशा कोई भी ब्रीडिंग मेथड लगाने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको वेरिएशन आपके क्रॉप में प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट हो गया, पहले वेरिएशन होगा तभी उसके अंदर उसका आप सिलेक्शन कर पाओगे। तो वेरिएशन और सिलेक्शन ये दो हमेशा एक बेस रिक्वायरमेंट रहती है कभी भी कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसीजर लगाने के लिए। ओके, सो दिस स्टेटमेंट एकदम एब्सोल्यूट ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कुछ भी ब्रीडिंग मेथड आपको लगाना है, द फर्स्ट प्राइम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी आपके पास कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिमिट। सिमिट जो है ये आपकी वीट वगैरह के लिए, वीट मेज के लिए हम पढ़ते हैं। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेज और वीट का रह जाता है, तो ये आपका यहाँ पर कोलंबिया में प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपका मेक्सिको में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको हम आगे दूसरे जो क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट हैं उसके अंदर भी ये चीज़ रिपीट होगी, बहुत अच्छे से उसमें समझाई हुई है, आपको समझाएंगे। तो इसके अंदर आती है, एक होता है ओलिगोजीन। ओके, एक होता है ओलिगोजीन, एक होता है पॉलीजीन। मतलब क्या हुआ, वैसे तो एक इसमें एक सिमिलर ऐड कर लेते हैं, मोनोजीन। इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है, मोनो मतलब होता है सिंगल और जीन यानी कि सिंगल जीन वाला हो गया। ओलिगो का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि कुछ जीन्स हैं, यानी फ्यू जीन्स, अराउंड 2 to 10 की क्वांटिटी में हम बात करते हैं। और पॉलीजीन्स का मतलब होता है जब हम बहुत सारे जीन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक कैटेगरी में कंसिडर होते हैं और इसको हम दूसरी कैटेगरी मान के चलते हैं। अब जब कुछ जीन्स होते हैं तो कुछ जीन्स की जब हम बात करते हैं तब हमेशा क्वालिटी की बात होगी, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो इसलिए हमेशा उसमें क्वालिटी की बात होती है। तो मोनोजीन या ओलिगोजीन के लिए हम क्वालिटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जीन्स जो होते हैं ये क्वालिटी वाले करेक्टर्स को डिटरमाइन करती है या रेगुलेट करती है। और जो पॉलीजीन्स होते हैं, अब इसमें जीन्स बहुत सारे हैं तो ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करेंगे, तो इसमें क्वांटिटेटिव आ जाता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी क्वालिटी की बात होती है तब हमेशा वर्टिकल रेजिस्टेंस आती है। वर्टिकल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस डिटेल में आगे वाले पार्ट्स में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। आपको ये तीन चीज़ें एक साथ याद रखनी है, ओलिगोजीन, क्वालिटेटिव और वर्टिकल, ये हमेशा एक साथ रहेंगी। और इधर पॉलीजीन, क्वांटिटेटिव और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो इन्होंने क्या चीज़ बोली है, ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सेम है, नहीं है, फॉल्स आ गया, क्योंकि ओलिगोजेन वाली जो होती है वो वर्टिकल रेजिस्टेंस के सिमिलर होती है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये आपका पार्ट एक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे पार्ट बी, पार्ट सी एंड देन पार्ट डी के बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप का जो आपका कोर्स है उसके पेपर के बारे में। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट बी। सो पार्ट बी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस बिगिनिंग फ्रॉम दी ओके, ये रहा आपका पार्ट बी, जिसके अंदर आपको एज अ डेफिनेशन आपको लिखनी होती है, 1 to 2 लाइन्स के अंदर हमें आंसर इसके अंदर करना होता है। सो बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट आपको पूछा है वाइल्ड फॉर्म और सेकंड आपसे पूछी है वाइल्ड रिलेटिव। देखिए दोनों चीज़ें के अंदर क्या फ़र्क होता है, बहुत सिमिलर सी टर्म है दोनों, तो दोनों में से फ़र्क क्या है। देखिए वाइल्ड फॉर्म तो क्या चीज़ होगी कि मान लो आपकी जो एक नई इम्प्रूव्ड जो आपकी वेराइटी है वो जिससे ओरिजिनेट हुई है, जिससे वो आपने उसको इम्प्रूव किया है, उसका ओरिजिन या उसका जो पेरेंट है उसे हम बोलते हैं वाइल्ड फॉर्म, है ना। उसका वाइल्ड फॉर्म या उसका वाइल्ड पेरेंट है वो, जिससे हमारी न्यू जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसको डेवलप किया गया है अलग अलग ब्रीडिंग मेथड्स को लगा के। और वाइल्ड रिलेटिव किसे बोलते हैं कि आपके रिश्तेदार वगैरह, कि वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली वगैरह से रिलेटेड है, वो आपकी प्लांट स्पीशीज दैट आर टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड, वो आपकी क्रॉप स्पीशीज से फैमिली क्लास इसके थ्रू वो लिंक्ड है, जो एक तरीके से आपको कुछ जीन्स का सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने कुछ नया लेना है तो आपको कुछ ना कुछ जीन्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मेन पेरेंट नहीं होते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी के। ठीक है, टेक्सोनॉमिकली फैमिली वाइज क्लास वाइज वो आपकी क्रॉप स्पीशीज से रिलेटेड होती हैं, जो आपको कुछ ना कुछ जीन्स के नए सोर्स दे सकती हैं, प्रोवाइड करवा सकती हैं, बट दे आर नॉट द एक्चुअल पेरेंट्स ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी। ये एक्चुअल पेरेंट्स नहीं होते हैं आपकी इम्प्रूव्ड वैरायटी के, दे आर नॉट actual parents of improved variety.
ठीक है। जो वाइल्ड फॉर्म होती है वो आपकी इम्प्रूव्ड वैरायटी, जो आपके पास अभी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उससे वो जिससे आई है, उसका जो मेन सोर्स है, उसका जो मेन पेरेंट है, उसे हम बोलते हैं वाइल्ड फॉर्म ऑफ दैट इम्प्रूव्ड वैरायटी। वो उस वैरायटी की वाइल्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हमें क्लियर हुई। अब एक आता है बेस कलेक्शन। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये सीड के बेसिस पे आपके 3 तरीके के कलेक्शन होते हैं। अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, हम यहाँ बता देती हूँ आपको। 3 तरीके के सीड कलेक्शन होते हैं। ठीक है, 3 सीड कलेक्शन होता है। पहला होता है आपके पास बेस कलेक्शन। ठीक है, बेस कलेक्शन। दूसरा आपके पास होता है एक्टिव कलेक्शन, और तीसरा आपके पास होता है वर्किंग कलेक्शन। ठीक है, तो तीनों को एक साथ हमें याद करके चलना है, ताकि तीनों में से, जैसे इसमें अगर बेस कलेक्शन पूछा है तो अगर आपसे एक्टिव या वर्किंग कुछ भी पूछते हैं तो वो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन, वर्किंग कलेक्शन, पहला इनका डिफरेंस होता है इनके स्टोरेज टाइम के हिसाब से। ठीक है, बेस कलेक्शन जो होते हैं इनको आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रखते हो, लॉन्ग टर्म। एक्टिव को मीडियम टर्म स्टोरेज हो गया, और वर्किंग जो रेगुलर में चल रही है तो ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज का काम हो गया, शॉर्ट टर्म कंजर्वेशन। लॉन्ग टर्म कंजर्व करके रख सकते हो, मीडियम टर्म कंजर्व करके रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो। लॉन्ग टर्म यानी कि 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा, मोर देन 50 ईयर्स। मीडियम टर्म के अंदर 8 to 10 ईयर्स के लिए, और शॉर्ट टर्म के अंदर 3 to 5 ईयर्स के लिए। तो पहला डिफरेंस तीनों में हो गया कि कैसे कलेक्शन जिन्हें हम लॉन्ग टर्म कंजर्व करके रख सकते हैं, कंजर्वेशन है इनका, आप इनका टाइम पीरियड आप बता सकते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है इनके अंदर टेम्परेचर का। तीसरा डिफरेंस आता है इसके अंदर मॉइस्चर का। ये 3 चीज़ों में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म वाला है, तो इसको बहुत माइनस के टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, तभी बहुत लंबे टाइम तक कंजर्व रहेगा। तो इसका टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर एक्टिव वाले का माइनस से फिर अब आ जाओ 0 के ऊपर, अब आ जाओ प्लस के अंदर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। इसको लिंक करके चलो, बिल्कुल सीरीज में चल रहा है। लॉन्ग था, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म कंजर्वेशन। ये माइनस के अंदर है, -18 to -20, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस का, और ये 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का है। तीसरा रहता है मॉइस्चर का, तो इसके अंदर आपकी सीड को अराउंड आप 5% मॉइस्चर तक रखोगे, इसके अंदर आप उसको 8% रखोगे, और इसके अंदर आप उसको 8 to 10% तक आप इसके अंदर मॉइस्चर रखोगे। ठीक है, तो हमें तीनों तरीके के कलेक्शन याद हुए। इसके अंदर जो बेस कलेक्शन होता है, इसके अंदर आप बहुत मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके अंदर ही आते हैं कलेक्शन। एक्टिव के अंदर आता है जो आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज होने होते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए जो आपको यूज करना है, तो आपको एक मीडियम सी टर्म के लिए उसको कंजर्व करके रखना है। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर जो यूज करेंगे दैट आर एक्टिव कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन होते हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, जो डेली आपकी यूटिलाइज ब्रीडर्स यूज करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके अंदर आपकी यूज होता है वर्किंग कलेक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें तो एग्जाम एक्टिव कलेक्शन के अंदर तो आप जर्म प्लाज्म लोगे। ठीक है, जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है कि टोटल उस क्रॉप के जितने भी वैरायटी ऑफ आपके जीन्स होते हैं, उनके पूरे के कलेक्शन को जर्म प्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने भी काइंड ऑफ जीन्स या उसके एलील्स हैं, उन पूरे के कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, जर्म प्लाज्म बोलते हो। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर जो जर्म प्लाज्म आपको चाहिए होता है वो आपका एक्टिव कलेक्शन में आ जाता है, और जो डेली आप क्रॉप इंप्रूवमेंट ब्रीडर्स करते रहते हैं क्रॉप के अंदर, उसके लिए वर्किंग कलेक्शन आता है। मेन जो ये 3 डिफरेंस मैंने आपको बताया, एक तो स्टोरेज, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वगैरह, दूसरा आप उसका टेम्परेचर, और तीसरा मॉइस्चर। ये 3 चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। इनमें से आपसे कोई भी कलेक्शन पूछे आप वो 3 चीज़ें मेंशन कीजिए, और वो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि बेस कलेक्शन हमारे पास एक ऐसा सीड कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं मोर देन 50 ईयर्स की, जिसमें टेम्परेचर जो है वो -18 to -20 डिग्री सेल्सियस का रखा जाता है, और मॉइस्चर परसेंटेज जो सीड होती है वो आपको ड्राई करके आप 5% मॉइस्चर पे रखते हो। सेम डिफिनेशन आप एक्टिव और वर्किंग कलेक्शन के लिए लिख सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना। ओके, विलुप्त होने को बोलते हैं, यानी कि परमानेंट लॉस हो गया उस क्रॉप स्पीशीज का। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि अगर आपने उस स्पीशीज को बहुत एक्सेस में यूज कर लिया,
ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट का कोई स्ट्रेस की वजह से हो गया, तो किसी भी अलग अलग रीजंस की वजह से, चाहे एनवायरनमेंट है चाहे ह्यूमन की वजह से हुआ है, तो अगर कोई क्रॉप स्पीशीज का परमानेंट लॉस हो रहा है, दैट इज नॉन एज एक्सटिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ड्रॉट रेजिस्टेंस का मतलब, ड्रॉट का मतलब होता है जो सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, उसके लिए रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर एक ड्रॉट के एनवायरनमेंट, अकाल का पूरा एनवायरनमेंट आ रखा है, ड्रॉट के एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम लॉस हो, उसके अंदर क्रॉप के अंदर उस ड्रॉट के एनवायरनमेंट में मिनिमम टू मिनिमम लॉस हो, उसके लिए वो जो भी मैकेनिज्म अप्लाई करती है वो होता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। वो उसको रेजिस्ट कर रही है, वो खुद पे उसको कम से कम अफेक्ट होने दे रही है, अपने पे इफेक्ट नहीं होने दे रही। तो ऐसे मैकेनिज्म जिसकी वजह से ड्रॉट एनवायरनमेंट के अंदर जो ईल्ड का लॉस है वो मिनिमम हो रहा है, दैट इज ड्रॉट रेजिस्टेंस। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, या तो वो ड्रॉट से एस्केप कर रही है कि जैसे ड्रॉट आने से पहले पहले उसने अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर दी है, या तो ये होगा। दूसरी वो चीज़, वो डिहाइड्रेशन को अवॉइड कर रही है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑलरेडी वाटर को बहुत स्टोर करके रखते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ताकि ड्रॉट के टाइम पे काम आए, तो वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको अपने पास आने नहीं दे रहे, उसको ठीक है चल रहा है। एक होता है डिहाइड्रेशन टॉलरेंस, की वो उन पे उस ड्रॉट का इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन वो उसको टॉलरेट करके रख रहे हैं कि भाई हम पे कम से कम लॉस हो उस चीज़ का, कि हम उसको, वो ड्रॉट आने के बावजूद भी हम अपनी ईल्ड को उतना ही रखें। तो ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिन मैकेनिज्म को यूज़ करके जो प्लांट होती है, जो क्रॉप स्पीशीज़ होती है, वो ड्रॉट के एनवायरनमेंट के अंदर भी अपनी ईल्ड को मेंटेन रखती है, मिनिमम ईल्ड लॉस होने देती है। ठीक है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद एक टर्म आती है पैथोटाइप। पैथोटाइप का मतलब क्या होता है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेम ही स्पीशीज के जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेम पैथोजेनिसिटी होती है। यानी ये पैथोटाइप जो वर्ड है ये पैथोजन के लिए यूज किया हुआ है। पैथोजन का मतलब मैं फिर बता दूं, ऐसा कोई भी एजेंट जो डिजीज कोज करता है उसे पैथोजन बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो होता है आपका, जो डिजीज कॉज कर सकता है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। जिसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो डिजीज क्रॉस कर देगा, उसे पैथोजन बोला जाता है। फंजाई, नेमाटोड, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पैथोजन हो गया। तो ये ऐसा होता है कि एक स्पीशीज के कई सारे ऑर्गेनिजम्स जिनका एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए सेम पैथोजेनिसिटी होती है। ठीक है, यानी एक ही परिवार के ये 4 सदस्य हैं, जो ये आपकी अगर राइस है तो इस राइस के ऊपर वो सेम डिजीज कॉज करते हैं, इससे हो गई, इससे होगी, इससे होगी, चारों से एक जैसी डिजीज कॉज हो रही है, तो ये उस पैथोजन के पैथोटाइप हो गए हैं। क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के रहेंगे जिनका एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर सेम पैथोजेनिसिटी होती है, सेम प्रोसीजर होता है डिजीज कॉज करने का, दैट इज नॉन एज पैथोटाइप। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है जीन पूल की। जीन पूल का मतलब क्या होता है, जैसे जो मैंने जर्म प्लाज्म बताया, जर्म प्लाज्म, जीन पूल, सब एक जैसी बात है। तो जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल, जीन का पूल है, एक तालाब है, तो उसमें हर तरीके के जीन्स आएंगे, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जितने भी जीन्स हैं, स्पेसिफाइड क्या किया आपने कि एक स्पीशीज की। ठीक है, एक स्पीशीज का जीन पूल की बात कर रहे हैं, तो एक स्पीशीज के जितने भी जीन्स होंगे, जितनी भी उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, उन सब का जो पूरा सेट होता है उसे बोला जाता है जीन पूल, है ना। उसमें उसके सारी अभी जो ग्रो करने वाली वेराइटीज आ जाएंगी, सारी वाइल्ड स्पीशीज आ जाएंगी जो पुरानी थी जिससे वो डेवलप किया, वाइल्ड उसके रिलेटिव्स आ जाएंगे, जिनके अंदर मतलब हर तरीके से आपको उसके जीन्स को कलेक्ट करना है, उनके वाइल्ड रिलेटिव के जीन, उनके वाइल्ड स्पीशीज के जीन, उनके पेरेंट के जीन, उनके खुद के जीन्स, तो उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये उस स्पीशीज का जीन पूल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओलिगोजीन। ओलिगोजीन हम डिस्कस करते हैं, दो होते हैं, एक ओलिगोजीन होता है, एक पॉलीजीन होता है। ओलिगोजीन का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओलिगोजीन के अंदर इसमें आते हैं वन और फ्यू जीन्स, वन और फ्यू जीन्स, अराउंड 2 to 10 जीन्स हम इसके अंदर मानते हैं। ठीक है, जब ये वन और फ्यू जीन्स मिलकर किसी क्वालिटेटिव करेक्टर को अफेक्ट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज ओलिगोजीन। पॉलीजीन्स का मतलब होता है बहुत सारे जीन जब किसी क्वांटिटेटिव करेक्टर को अफेक्ट करते हैं। देखिए नाम में पॉली आ गया, पॉली वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं, मैनी जीन्स एक्ट टुगेदर, बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं, एंड
अफेक्ट एक्सप्रेशन, किसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेंगे? बहुत सारे जीन है यानी बहुत सारी क्वांटिटी है, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज जहां पर भी आएगी इसको हमेशा याद रखना है कि जहां पर ओलिगो जीन आता है, मोनो या ओलिगो यानी एक या कुछ मोनो या ओलिगो जीन आते हैं, वहां पर हमेशा क्वालिटी डिसाइड होती है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, जहां पर भी पॉली जीन आता है, पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जीन्स काम करते हैं, वहां पे हमेशा क्वांटिटेटिव की बात आती है। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो एक ओलिगोजीन क्या होते हैं कि एक सिंगल या कुछ यानी 2 to 10 कुछ जीन्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, एक्ट करते हैं ताकि वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइमरी जीन पूल। जीन पूल का मतलब हमने पढ़ लिया था, क्या होता है कि एक स्पीशीज के, चाहे वाइल्ड रिलेटिव हो, चाहे उसकी अभी वाली इम्प्रूव्ड वैरायटी हो, चाहे पुराने रिश्तेदार हो, सबके अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उन सबके कलेक्शन को हम जीन का पूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। तो जितना ज़्यादा प्राइमरी से स्टार्ट होगा उतना ईजी होता है। प्राइमरी जीन पूल का मतलब क्या होता है कि ऐसा जीन पूल जिसके अंदर, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म उस जीन पूल में प्रेजेंट हैं उनके बीच में इंटरमेटिंग होनी बहुत ईजी है, यानी आपस में कोई भी के बीच में भी आप क्रॉस करवा सकते हो आराम से। ठीक है, तो वो इंटरमेटिंग जो होती है वो बहुत ईजी होती है और उनकी इंटरमेटिंग करके हमेशा क्या बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्टाइल हाइब्रिड बनते हैं। ठीक है, बस ये एक मेन डेफिनेशन यही है कि प्राइमरी जीन पूल एक ऐसा जीन पूल होता है जिसके अंदर, उसके अंदर जितने भी उसके प्लांट्स हैं उनके बीच में इंटरमेटिंग करवानी है, क्रॉसिंग करवानी ईजी होती है और उनसे क्या बनते हैं, हमेशा फर्टाइल हाइब्रिड्स बनते हैं। ठीक है, अब यही इसके साथ मैं दोनों और बता देती हूँ। अगर उन्होंने सेकेंडरी पूछा या टर्शरी पूछा, सेकेंडरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करवाना और टर्शरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है क्रॉस करवानी। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर पार्शली फर्टाइल मिलते हैं, यानी 50-50 का केस होता है कि पार्शली फर्टाइल भी मिल सकता है और पार्शली स्टेराइल भी मिल सकते हैं। और टर्शरी में हमेशा कैसे मिलती है, स्टेराइल हाइब्रिड मिलते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो इन चीज़ों को हमेशा लिंक करके याद करनी है, हमें अलग अलग नहीं पढ़ना। प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल, टर्शरी जीन पूल, एक ऐसा जीन पूल जिसके अंदर इंटरमेटिंग या क्रॉसिंग करवानी उनके बीच के मेंबर्स के बीच में बहुत इजी होती है और जिससे हमेशा एक फर्टाइल हाइब्रिड बनता है, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी जिसमें इंटरमेटिंग या क्रॉसिंग करवानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है और जिसके अंदर पार्शियली फर्टाइल 50-50 का रेशियो होता है, पार्शियली फर्टाइल हाइब्रिड्स होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी जीन पूल बोलते हैं। और जिनके अंदर हमेशा स्टेराइल हाइब्रिड्स बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शरी जीन पूल बोलते हैं। सॉरी, हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, सॉरी इसके अंदर एक करेक्शन होगी, छोड़िए। यहाँ पर एक टर्म है अभी आपके पास नेक्स्ट वाली जिसको बोला जाता है इडियोटाइप। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, दो तरीके के होते हैं, एक और होता है उसको हम किसी दूसरी जगह पढ़ेंगे, वो यहाँ नहीं आएगा, वो होता है आइडियोटाइप। उसमें यहाँ पर आई आ जाता है, हम बात करें IDO, डीओ वाले। ठीक है, डीओ के अंदर इडियोटाइप जो होती है आपकी, इडियोटाइप का मतलब होता है कि एक आइडियल मॉडल प्लांट है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम, अब आपसे कोई बोलें कि अगर एक कोई ड्रामा या कोई पिक्चर बना रहा है, ठीक है, उस पिक्चर के अंदर जो डायरेक्टर है उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है, इसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो वो एक चीज़ें लिखेगा ना कि यार इस मूवी के अंदर जो मुझे हीरो चाहिए उसके अंदर उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, हेल्थ इतनी होनी चाहिए, उसके ना फेस एक्सप्रेशन ऐसे आने चाहिए, यानी कि उसने एक आइडियल एक मॉडल सेट किया है कि उसे अपने जो हीरो है उसके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर चाहिए, है ना, ये चीज़ होती है। तो उसको जिस चीज़ में वो दिखते हैं उस तरीके से फिर वो उसको हीरो सेलेक्ट करता है। सेम चीज़ होती है क्रॉप के केस में। जो क्रॉप इडियोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक मॉडल प्लांट होते हैं, कि एक आइडियल प्लांट होते हैं, कि हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जैसे मान लीजिए अब छत्तीसगढ़ का एनवायरनमेंट अलग होगा, राजस्थान का एनवायरनमेंट अलग होता है हमारा, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ के एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसा क्लाइमेट है, वहाँ की कैसी सॉइल है, तो एक आइडियल आप एक प्लांट तैयार करते हैं कि यहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एकदम आइडियल प्लांट है जो सबसे अच्छी यील्ड देगा हमें। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप इडियोटाइप बोलते हैं। तो ब्रॉड सेंस में देखें तो एक ये बायोलॉजिकल मॉडल होता है जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक ये बायोलॉजिकल एक मॉडल आपने तैयार किया जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करेगा।
उसे हम बोलते हैं इडियोटाइप। इडियोटाइप का जो ये टर्म है ये दिया था डोनाल्ड ने, इसको सबसे पहले देखा भी डोनाल्ड ने था। किसमें किया? डोनाल्ड ने दिया था 1968 के अंदर वीट में। तो इडियोटाइप की डिफाइन, इडियोटाइप का साइंटिस्ट कब किया डिफाइन, इसका नाम दिया था इडियोटाइप, और किसमें दिया था? ठीक है, 4 चीज़ें हुई। इडियोटाइप क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है जो कि एक पर्टिकुलर किसी एनवायरनमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर तरीके से वो बिहेव करता है, एक आइडियल तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इसको डोनाल्ड ने ये टर्म दी हुई है 1968 के अंदर। इसने किसमें किया था? वीट पे काम करते हुए देखा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? द इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी जो बॉडी है, ये जो प्लांट की हम बात करते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स इज हाउ आवर बॉडी या प्लांट, हाउ प्लांट बॉडी रिकग्नाइज, वो किस तरीके से उस पैथोजन को पहचानती है और फिर वो खुद के अगेंस्ट उसको डिफेंड करती है। डिफेंड करने का मतलब होता है उसको किस तरीके से रोकती है खुद को अफेक्ट करने से। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है कि किस तरीके से प्लांट की बॉडी रिकग्नाइज करती है, पहचानती है और डिफेंड करती है खुद को अगेंस्ट किसके? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो फॉरेन है, यानी उसकी बॉडी का नहीं है, फॉरेन है और उसके लिए नुकसानदायक है, उसे बोला जाता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्लांट के केस में होगा कि जिस तरीके से जो प्लांट की बॉडी है वो किस तरीके से कोई भी हार्मफुल पैथोजन को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई भी एजेंट हो जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसे पहचानेगी और अपनी बॉडी से उसको एकदम से रेजिस्ट करेगी, उसको डिफेंड करेगी अपनी बॉडी को। ओके, चलिए जी, तो ये आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो हम कंटिन्यू रखेंगे इससे। I'll see you soon. So have a good day. Back. So आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग का जो कोर्स है आपका 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप्स। उस कोर्स के हम पास्ट ईयर पेपर की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे पेपर के अंदर आप हमारा पार्ट सी की बात करते हैं। तो पार्ट सी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपके अराउंड 12 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन इसके अंदर इन्होंने दिया है दैट इज कि आपको प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है ये चीज़ बतानी है और प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन, कहीं भी चीज़ आप कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो किसी से, हम कहते हैं ना, आप पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो कि यार ये मेरा ये वाला दोस्त है, यानी पहले से आप उस चीज़ को जानते नहीं हो, आप उसको पहली बार वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ना। तो सेम चीज़ होती है कि प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका क्रॉप प्लांट है, कोई भी आपका एग्रीकल्चर प्लांट है, उसको आप एक ऐसी जगह पर ग्रो करवा रहे हो जहाँ पर वो पहले कभी भी ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसकी सबसे सिंपल और सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि प्लांट इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब्स या मीन्स दैट द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या क्रॉप प्लांट्स टू दैट एरिया वेयर इट हैज़ नॉट बीन ग्रोन अर्लियर, जहाँ पे वो पहले कभी भी ग्रो नहीं करवाया गया है, किसी न्यू लोकेशन के अंदर उसे ग्रो करवाना, दैट इज नोन एज प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक ये डेफिनेशन हमें क्लियर रहेगी। उसके बाद इन्होंने सेकंड चीज़ पूछी है कि आपको इसके टाइप बताने हैं। तो टाइप जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब इसका सिंपल सा मतलब देखिए क्या होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब मानो अमेरिका के अंदर एक प्लांट ग्रो करता है जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, अमेरिका में प्रेजेंट है वो। ठीक है, वो अमेरिका के अंदर जो वो प्लांट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इस तरीके का एक प्लांट है अमेरिका के अंदर। ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर मैं आपको पैरेलली बताती हूँ। सेम ही प्लांट हम बना लेते हैं इसके अंदर। ओके, अब हमें क्या करना है, हम इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इंडिया के अंदर वो पहले कभी भी ग्रो नहीं हुआ, उसको हम इंडिया में पहली बार लेके आ रहे हैं। तो दोनों तरीके के इंट्रोडक्शन में फ़र्क क्या होता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब होगा कि कोई भी नई वेराइटी जब किसी नए एरिया के अंदर, नए एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करवाते हो तो वो एज इट इज़ बिना कोई जेनेटिक चेंज करे आप उसको नए एनवायरनमेंट के अंदर लेके आ रहे हो। यानी अगर अमेरिका में ये ऐसी है तो इंडिया के अंदर इसको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही आप ग्रो करवाओगे बिना कोई चेंज करे। ठीक है, जैसे थी
बिना कोई जेनेटिक चेंज करे जब हम कोई नई वैरायटी को किसी न्यू एनवायरनमेंट में ग्रो करवा देते हैं, सो दैट इज़ नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसका दूसरा नाम होता है आपका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने डायरेक्टली इसको जैसा था वैसा का वैसे आपने इसको ग्रो करवा दिया। तो दैट इज़ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है कि आप कुछ प्रोसीजर लगाते हो, कुछ तामझाम करते हो अपने ब्रीडिंग के। तो आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं हम, सिलेक्शन या फिर हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप कोई चेंजेस करोगे उसके जीन के अंदर और फिर उसको दूसरे नए एरिया के अंदर आप ग्रो करवाओगे, जो भी इसके अंदर चेंज आ गया। ठीक है, इस तरीके की इंट्रोडक्शन को बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो अब देखिए इसमें डिफाइन प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ न्यू वैरायटी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनवायरनमेंट इट इज मेड अवेलेबल फॉर द कमर्शियल। चलो ये रहने दो, आपकी सिंपल से डिफाइन क्या है, व्हेन एनी न्यू वैरायटी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यू एनवायरनमेंट without any genetic change is known as the primary introduction. It is also known as direct introduction. और secondary में हम क्या include कर देंगे, when a new variety is grown in any environment या when any variety is grown in any new environment मतलब through the selection and hybridization, so it is known as secondary introduction or the indirect introduction. Clear है हमें, दोनों चीज़ें clear करी हमने, okay. सो नेक्स्ट आपके पास जो आती है ये बहुत ही मतलब आप कहते हैं ना कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोनों सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें पूछा क्या जाता है कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दी थी, एक तो ये चीज़ पूछते हैं। सेकंड चीज़ पूछते हैं कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर दी थी, यानी किस पे काम कर रहे थे जहाँ पे उनको ये थ्योरी या ये हाइपोथेसिस उनको मिली, है ना। तो इसके अंदर जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, जीन फॉर जीन का मतलब क्या हुआ, किसी एक जीन के लिए एक दूसरा जीन है। तो इसमें किस चीज़ की बात करते हैं, वो डिजीज़ रिलेटेड बात करते हैं। डिजीज़ रिलेटेड बात करने का मतलब हुआ कि एक तो आपका होस्ट होता है, आपका प्लांट है, और दूसरा होता है आपके पास पैथोजन। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि होस्ट के अंदर हर एक रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने वाले जीन के लिए, रेजिस्टेंस वाले जीन के लिए एक ऐसा जीन पैथोजन में होता है जो पैथोजेनिसिटी को कंट्रोल करता है, यानी दोनों के लिए। यानी बीमारी करने वाले जो आपका, जैसे अभी आपका मच्छर है वो मलेरिया कर रहा है मान लो, तो मलेरिया करने वाला जो जीन उसके अंदर मच्छर में प्रेजेंट है, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स का जीन है जो वो नहीं होने देगा, है ना। तो जीन के लिए एक जीन होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला कि फॉर ईच जीन कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस इन द होस्ट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक जीन कंट्रोलिंग द पैथोजेनिसिटी इन द पैथोजन। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, बीमारी करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक जीन जो होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए एक जीन है पैथोजन के अंदर जो पैथोजेनिसिटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको दिया किसने था, इसको एच फ्लोर के नाम के, फ्लोर से याद रखना है। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसकी दी हुई है, फ्लोर की दी हुई है। और इन्होंने किसके ऊपर दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने दी थी लिंसीड रस्ट के ऊपर। ठीक है, लिंसीड रस्ट के ऊपर या फ्लैक्स रस्ट के ऊपर इन्होंने दी थी। और ये लिंसीड रस्ट किससे होता है, मैलम स्पोरालिनी। राइट, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस का बता दिया कि क्या हाइपोथेसिस क्या चीज बोलती है, किसने दी थी, एच फ्लोर ने दी थी। किसके अंदर दी थी, लिंसीड रस्ट के अंदर, लिंसीड में दी थी, रस्ट की डिजीज के लिए बताया था उन्होंने, जो किससे होती है, मैलम स्पोरालिनी से होती है। क्लियर हुआ हमें, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है द प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस का आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि मास सिलेक्शन जो होता है, दोनों ही क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड हो गए। ठीक है, दोनों के अंदर हम क्रॉप को इम्प्रूव करवा रहे हैं सिलेक्शन करा के। मास सिलेक्शन में मेन थ्योरी क्या काम करती है कि इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, आपके पास बहुत सारी एक वैरायटी है मिक्स। ठीक है, जैसे मिक्स वैरायटी है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर आप ले सकते हैं।
इस तरीके से मान लो एक आपके पास मिक्स्ड वैरायटी है, तो मास सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इंडिविजुअल प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। किसके बेसिस के ऊपर? उनके फिनोटाइप के बेसिस पे होता है। मान लें हमने ये ब्लू ब्लू वाले जो थे इनको हमने सेलेक्ट कर लिया कि जो फिनोटाइप के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। मास सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं, हम जो छांट रहे हैं उसमें से, वो किसके बेसिस पे हम छांट रहे हैं? उनके फिनोटाइप के बेसिस, यानी वो दिखने में प्लांट्स कैसे कैसे हैं, वो एक जैसे जो दिखने वाले हैं हमारे, जैसे ये ब्लू ब्लू वाले थे, इन प्लांट्स को हमने इस पूरे बंच में से, इस पूरे गुच्छे में से हमने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करते हैं, फिर उनके सीड्स को इकट्ठा करते हैं। मास का मतलब हो गया ना, मास इकट्ठा कर लिया हमने, इनको ये प्लांट्स अलग कर दिया। अब इनके सीड्स को हम मिक्स करेंगे और फिर उनको हम क्या करवाएंगे? ग्रो करवाएंगे। सो दैट इज मास सिलेक्शन। ठीक है, तो और प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर मतलब क्या होता है? प्योर लाइन सिलेक्शन एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप लगातार सिलेक्शन करवाते हो। इसके अंदर आप, जैसे अभी आपने कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट किया, आप उनको आगे ग्रो करवाओगे, उनकी प्रोजेनी देखोगे कि उनकी अगली जनरेशन कितना अच्छा कर रही है। फिर उसमें सिलेक्शन करवाने पे लास्ट में हमेशा एक सबसे बेस्ट प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स का नहीं रहता सिलेक्शन लास्ट पे, इसके अंदर एक सिंगल सबसे बेस्ट प्योर लाइन को सिलेक्ट किया जाता है ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर। अब इसमें देखिए, मास सिलेक्शन जो होता है, मास सिलेक्शन अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इन विच इसमें हम कुछ इंडिविजुअल प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। उनके एक मिक्स्ड पॉपुलेशन में से फिनोटाइप के बेसिस पे हम कुछ इंडिविजुअल प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उनके सीड को हम बल्क कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करवाते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है और सबसे पुराना मेथड ग्रो ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मास सिलेक्शन को हम सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों तरीके की वैरायटीज़ के अंदर हम ग्रो करवा सकते हैं, ये मतलब अपना सकते हैं। सेल्फ और क्रॉस दोनों तरीके के पॉलिनेशन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा क्योंकि आपने कई सारे प्लांट्स लिए ना इसके अंदर। फिनोटाइपली दिखने में वो सेम है बट अंदर उनके कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा उनके अंदर, है ना, जीन्स में। तो इनके अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ हो गई है हमारे पास। ठीक है, और इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि ये मिक्सचर है। ओके, ये चीज़ होगी। प्योर लाइन के अंदर आप क्या लिखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि एक न्यू वैरायटी आप बना रहे हो, किससे? कि एक जो मिक्सचर है उसमें से आप सबसे बेस्ट सिंगल प्लांट को आपको सेलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट सिंगल प्लांट को आपको सेलेक्ट करना है इसके अंदर। और प्योर लाइन को आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ही यूज़ कर पाते हो, क्रॉस में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। मास को हम सेल्फ और क्रॉस दोनों में कर रहे थे और प्योर लाइन को हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप एक ही प्लांट ले रहे हो, कोई मिक्सचर नहीं है, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो होगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या आपको पॉइंट्स रखने हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको इसका मेथड का एक्सप्लेनेशन देनी है कि मास सिलेक्शन के अंदर हम कुछ एक मिक्स पॉपुलेशन में से कुछ हम प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं उनके फिनोटाइप के बेसिस पे, जबकि प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपकी एक ट्रेडिशनल पहले से कोई पुरानी वैरायटी है उसके अंदर से आप सबसे बेस्ट सिंगल प्लांट को सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस के अंदर आपको लिखना है कि मास सिलेक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें मिक्सचर है कईयों का, लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में एक सिंगल प्योर लाइन वेराइटी है तो इसके अंदर किसी भी तरीके का वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस आप लिखोगे, मास सिलेक्शन जो होती है वो सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन वाली क्रॉप के अंदर यूज़ कर सकते हो, जबकि प्योर लाइन हम सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ करते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब मास सिलेक्शन जो आता है इसके अंदर फ़ायदा ये चीज़ होती है कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स इसके अंदर हमने इंक्लूड करे हैं, तो इनकी जो अडेप्टेशन है कि एक स्टेबिलिटी जो है कि अलग अलग एनवायरनमेंट को ये झेल सकते हैं वो ज़्यादा रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबकी क्वालिटीज़ मिक्स हैं इसके अंदर, तो वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अडेप्ट कर पाएंगे किसी दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर। जबकि प्योर लाइन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो अकेला है, तो उसका सिर्फ बस खुद के जीन्स है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए उसको स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है इसके अंदर। ओके, मास सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर सीड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, जबकि प्योर लाइन के अंदर आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि वो सिंगल है, एक अलग से सबसे बेस्ट रहेगी वो।
ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर रहेगा आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, अगर अलग से कोई एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्योर लाइन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, प्योर लाइन के बारे में किसने बताया था, तो प्योर लाइन से रिलेटेड एक ही साइंटिस्ट होते हैं हमारे पास जिनका नाम है जॉनसन। प्योर लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था या प्योर लाइन की थ्योरी किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी 1903 के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्योर लाइन की थ्योरी के बारे में किसने बताया हुआ है? जॉनसन ने बताया हुआ है 1903 में। क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन एक साथ कवर करवाती हूँ इसके अंदर आपको। द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपको दो तीन तरीके से याद रहेंगी, मतलब दो तीन अलग अलग जगह आपको बहुत काम आएगा ये। अब इसको समझते हैं। देखिए, दो तरीके की रेजिस्टेंस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, एक होती है वर्टिकल रेजिस्टेंस। पहले हम एक की बात करते हैं। अब मान लो वर्टिकल रेजिस्टेंस है, वर्टिकल हम किसे बोलते हैं? इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल हमारा ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल इसे बोलते जाता है और वर्टिकल लेंथ वाइज बोला जाता है। ठीक है, पहली तो ये चीज़। अब इसके अंदर पहला वर्टिकल की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? ये ओलिगोजेनिक होता है। ओलिगोजेनिक का मतलब होता है जिसमें मतलब 2 से 10 के बीच बीच में जीन्स कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा जीन्स नहीं होते, फ्यू जीन्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ओलिगोजीन, या फिर फ्यू जीन्स या ओलिगोजीन्स हम बोल देते हैं उसको। ठीक है, दूसरी चीज़, ये चीज़ क्लियर हुई हमें? ओके, तो दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है आपके पास कि वर्टिकल है ना, तो ये इस तरीके से, तो ये रेस स्पेसिफिक है। रेस किसकी होती है? पैथोजन की होती है। यानी कि अब एक पैथोजन है आपका रस्ट करने वाला, तो इसके ना अलग अलग रेसेस होती हैं, कोई एक कैटेगरी नहीं होती इसके अंदर। रस्ट की बहुत सारे अलग अलग करने वाले पैथोजन होते हैं। मान लें रेस 1, 2, 4, 6, 9, 11, इस तरीके से अलग अलग रेसेस होती हैं उसकी। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर के लिए ही होता है। ठीक है, मान लो किसी प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस है, तो वो वर्टिकल वाली रेजिस्टेंट है, इसका मतलब वो रस्ट वाले पैथोजन की सिर्फ इस रेस को रेजिस्ट कर सकती है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ गया तो उस प्लांट के अंदर वो बीमारी हो जाएगी। यानी यानी पर्टिकुलर रेस के लिए वो स्पेसिफिक है कि वो सिर्फ इसके लिए ही रेजिस्टेंट है और किसी के लिए नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब ये लेस ड्यूरेबल होती है। लेस ड्यूरेबल का मतलब वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि सिर्फ ये रेस है तो ठीक है, इसके अलावा अगर वो कोई भी दूसरी रेस के अंदर अडेप्ट कर लिया है, खुद को चेंज कर लिया उस पैथोजन ने, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी और प्लांट के अंदर वो डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एक के लिए स्पेसिफिक है ना, यानी क्वालिटी वाला पीस है कि बहुत सारे से झुंड में काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए है, तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस। अब ये आपको बहुत अच्छे से तीन वर्ड एक साथ याद रखने हैं, क्वालिटी, वर्टिकल और ओलिगोजेनिक। ठीक है, ये तीनों एक साथ याद आएंगे आपके पास। वर्टिकल वाला है हर एक रेस के लिए स्पेसिफिक, यानी ओलिगोजेनिक है, और क्वालिटेटिव है। ये तीनों एक साथ ये टर्म आएंगी हमारी। ओके, वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है, ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस और क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस एक ही बात है। ओके, अब इसके अंदर एक ही जीन के लिए तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ होती है कि जो ओलिगोजेनिक्स होते हैं, कुछ जीन वाले रेगुलेट होते हैं, उन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता। एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा आता है जहाँ पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होती है, ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द बायोट्रॉफ। बायोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो पैथोजन जो लिविंग प्लांट के ऊपर रहते हैं, डेड पे फीड नहीं करते हैं, जो प्रॉपरली पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट के अंदर आपके पास कौन सी आती है? जो आपका डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, ये आपके बायोट्रॉफ होते हैं। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है वर्टिकल टाइप की रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कंप्लीट होती है रेजिस्टेंस की, एक के लिए ये कंप्लीट है, या तो किसी के लिए या तो बिल्कुल नहीं है, और किसी के लिए है तो वो कंप्लीट है। तो या तो 0 रहता है, 1 के बीच में वो रहता है, कंप्लीट रहती है वो। या तो 0 होगा और या फिर 1 होगा, एक ही बात होगी इसके अंदर। वर्टिकल रेजिस्टेंस क्लियर हुआ हमें? अगर एक वर्टिकल क्लियर हो गया तो हॉरिजॉन्टल के अंदर जस्ट अपोजिट आप डिफरेंस बना सकते हो। तो क्या पढ़ा हमने? वर्टिकल रेजिस्टेंस है, वर्टिकल रेजिस्टेंस हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जीन्स इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे नहीं होते, 2 to 10 ओलिगोजीन्स, फ्यू जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये हर एक रेस के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एक प्लांट एक अगर उसमें वर्टिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि वो रेस स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन की रेस के लिए ही काम करेगा वो। ठीक है, अब एक के ऊपर ही है तो क्वालिटेटिव पीस है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम नहीं कर रहा,
क्वालिटी काम कर रहा है कि एक पे फोकस कर रहा है वो, ठीक है, तो क्वालिटेटिव आ गया। एक कुछ जीन्स होते हैं तो उन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट शो नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसके ऊपर होते हैं? बायोट्रॉफ्स, या फिर जिन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं, जो कि लिविंग के ऊपर सर्वाइव करते हैं, अटैक करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट। अब इसके अंदर कंप्लीट एक रेजिस्टेंस होता है कि या तो किसी के लिए है तो कंप्लीट है, और नहीं है तो बिल्कुल ही जीरो है, या तो जीरो रहेगा या 1 रहेगा। ओके, अब इसका बिल्कुल उल्टा हमें करना है हॉरिजॉन्टल के अंदर। वर्टिकल रेजिस्टेंस के अंदर ओलिगोजेनिक था, फ्यू जीन्स थे, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? मल्टीजेनिक आ जाएंगी, बहुत सारे जीन्स आएंगे। ये रेस के लिए स्पेसिफिक था, वो नहीं होता, वो एक जनरल होता है, वो काफियों पे ऐसे मतलब एक अपने कहते हैं ना पैरासीटामोल खा लो, 2-4 चीजें इकट्ठी से ही हो जाती है ना। तो वो एक हॉरिजॉन्टल हो गया आपका कि वो किसी पर्टिकुलर रेस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जनरल है आपके लिए, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए इंक्लूड है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, क्योंकि इनमें से अगर 2-4 अगर ये आ गई तो भी उसके लिए थोड़ी रेजिस्टेंस शो करता है, ये आती है तो भी थोड़ी रेजिस्टेंस शो करता है, तो ये थोड़ा ड्यूरेबल रहता है, लंबे टाइम तक चल जाता है। अब इसमें बहुत सारे इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसमें क्या वर्ड आ जाएगा? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी ज़्यादा रह गई इसके अंदर। तो जब ज़्यादा जीन्स होते हैं तब एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ्स का मतलब समझ लीजिए आप, ये आ भी सकता है आपके। नेक्रोट्रॉफ एक ऐसा सिस्टम होता है न्यूट्रिशन लेने का। बायोट्रॉफ क्या होता है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो पैथोजन है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना या न्यूट्रिशन लेगा। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो वो अपने किससे न्यूट्रिशन लेता है? अपना लिविंग से लेता है। नेक्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि पहले वो उस ऑर्गेनिज्म को किल करता है, अपने होस्ट को किल करेगा, फिर उस पर फीड करेगा, ठीक है। नेक्रोट्रॉफ से कि पहले मारेंगे, शिकार करेंगे, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन लेंगे अपना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रेस के लिए आ जाता है, तो ये पार्शियल होता है, 0 to 1 के बीच में रेंज रहती है, एक फिक्स नहीं होता, बीच बीच में जितने के लिए भी रहेगा उसके लिए कैटेगरी आ जाएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। मैं इस इंक को इरेज कर देती हूँ ताकि आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले पाएँ। आप ये टेबल भी बनाएंगे तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, एकदम एकदम एग्जैक्ट टेबल है ये, हर एक चीज़ क्लियर है। बस आपको इसमें ये 3 टर्म्स बहुत याद रखने हैं। कहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ गया तो उसके लिए आपको 2 वर्ड हमेशा साथ में याद रखना है कि एक तो भाई बहुत ज़्यादा जीन्स है, यानी मल्टी जीन है, ये पॉलीजीन्स है। दूसरा क्वांटिटेटिव, मल्टी है, बहुत सारे है, तो क्वांटिटी पे काम करेगा, तो क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस है। वहाँ वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वालिटी लिखा है या क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज माइक्रो सेंटर। माइक्रो सेंटर किसे बोलते हैं? देखो, 2 चीजें होती हैं आपकी, एक तो हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जहाँ पर वो क्रॉप सबसे पहले दिखी है, या सबसे पहले आपको उस क्रॉप का पता लगा है कि उस जगह से पहले वो कभी भी शो नहीं हुई है, कभी भी किसी ने देखा नहीं, कभी भी किसी को उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से उसका उत्पत्ति स्थान है, वो यहाँ से वो दिखी है सबसे पहले, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये तो हो गया ओरिजिन, जहाँ पे वो सबसे पहले दिखी है, ठीक है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। एक होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ठीक है, मान लो कोई चीज़ है, अब मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहले दिखी है ना, छत्तीसगढ़ यानी रायपुर के अंदर सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखी, तो उसके अंदर वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन हुआ कि उससे पहले पूरे इंडिया में या कहीं भी उसको नहीं देखा गया, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा ग्रो करवा रहे हैं, तो कोई एक ऐसी जगह होगी ना, ज़रूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में, ये तो सबसे ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी, हो सकता है कि किसी दूसरे एरिया के अंदर उसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हो, उसको ग्रो करवाने सबसे ज़्यादा लगती हो, सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्स मिले, सबसे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन मिले, है ना। तो जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलती है, सबसे ज़्यादा उसकी डाइवर्सिटी यानी उस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आपको मिलते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ पे उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगी, है ना। अब माइक्रो सेंटर क्या होता है? माइक्रो सेंटर होता है कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, तो एक छोटा सा सेंटर, तो मान लो ये उसका एक सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पर उसकी अच्छी खासी डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन उसके भी कोई एक बहुत छोटे से एरिया के अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा मिल रही है, इस पूरे में आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन इसके भी किसी एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है उस क्रॉप की, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो सेंटर बोलेंगे। तो स्मॉल एरिया विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी दैट कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स।
तो एक सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के अंदर एक स्मॉल एरिया जहाँ पर आपको उस क्रॉप प्लांट की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, दैट इज़ नॉन एज माइक्रो सेंटर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है जीन सेंचुरीज। जीन सेंचुरीज क्या होती हैं? ये एक तरीके का आपके जो ये जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं आपके, उनको कंजर्व करवाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कंजर्व करवाने का, कंजर्वेशन का एक मेथड होता है। तो ये क्या होता है? एरियाज ऑफ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, यानी ये नेचुरल एरियाज होते हैं, बनाए नहीं हुए, ह्यूमन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जीन सेंचुरीज जो होती हैं वहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, एक नेचुरली एक बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी का एरिया होता है। वहाँ पे ह्यूमन को इंक्लूड नहीं करने देते कि ह्यूमन उसको यूज़ करेगा, खराब करेगा, नेचुरली है वो। ठीक है, तो एरियाज ऑफ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होगा वहाँ पे। एनबीपीजीआर ने, जो एनबीपीजीआर न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। एनबीपीजीआर जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। इन्होंने जीन सेंचुरीज बनाई है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि सिट्रस के लिए कहाँ पर बनाई है इन्होंने? मेघालय के अंदर। ठीक है, और ये जो अपना नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो भी आपका पूरा एरिया है, यहाँ पर किस किस के लिए बन रही है? मूसा यानी बनाना के लिए, सिट्रस के लिए, ओराइजा यानी राइस के लिए, और सेकेरम यानी शुगर केन के लिए। तो बनाना, सिट्रस, राइस और शुगर केन, इन चारों के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर, और सिट्रस के लिए मेघालय मेनली दे रखा है। तो इन ईस्ट एरिया के अंदर इन सब के लिए जीन सेंचुरीज इस्टेब्लिश करवाई हैं। ओके, तो ये ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी का एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, ये हमने कर लिया। अब एक टर्म आती है आपके पास एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस क्या होती है? मेनली ये इंसेक्ट या मतलब हम कहते हैं ना कि डिजीज रेजिस्टेंस का एक तरीका होता है। ठीक है, पैथोजन से रेजिस्टेंस का एक तरीका होता है एंटीबायोसिस, पैथोजन के लिए, यानी पेस्ट के रेजिस्टेंस या इंसेक्ट के रेजिस्टेंस का एक तरीका होता है प्लांट का। प्लांट के अंदर एक ऐसा मेथड होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो उस पैथोजन से कंट्रोल कर सकता है, खुद को रेजिस्ट करता है वो। ठीक है, अभी होता क्या है? ये होता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक नाम में क्या आ गया? एंटी वर्ड आ गया, यानी उससे उल्टा काम करेगा। जो चीज़ उसको फायदा नहीं करती ना, वही चीज़ करेंगे हम, है ना। अब आपका कोई दुश्मन है, उसको पता है कि आपको ना ये चीज़, आपको पता है कि वो अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना तो फिर वो आपके पास में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो चाहता है ना कि आप ये काम ना करो, तो आप वो काम करोगे तो ऑब्वियसली उसको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो वो दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये कि भी क्या होता है कि एंटागोनिस्टिक एक इंटरेक्शन होता है प्लांट और उस पैथोजन के बीच में, कि प्लांट जो होता है वो कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है। केमिकल्स होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स या केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो कि उस पैथोजन को हार्म कर देते हैं। तो इस तरीके का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। ठीक है, तो एक एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन होता है प्लांट के अंदर और अपने पैथोजन के अंदर, जिसके अंदर जो प्लांट होता है वो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स को वो रिलीज करेगा जो कि उस पैथोजन को किल कर देते हैं या उसको हार्म कर देते हैं, जिससे कि वो जो प्लांट रहता है उसको रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब ये प्लांट है आपका मैरीगोल्ड का, तो मैरीगोल्ड इसके लिए एक बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है। मैरीगोल्ड जो होता है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ट्राइफिनाइल्स वगैरह, जिसकी मदद से क्या चीज़ होती है, जो निमाटोड और फंजाई होते हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। निमाटोड और फंजाई के अगेंस्ट जो होती है ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। तो ये एग्जांपल आप इसमें नोट कर सकते हो मैरीगोल्ड के लिए। ठीक है, ये हो गया एंटीबायोसिस। ओके, उसके बाद आता है डीएनए जीन बैंक। अब नाम से पता लग रहा है कि जीन बैंक है, यानी कि आपका ये भी एक जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करने का एक मेथड होता है, जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करना है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जीन बैंक है डीएनए का, तो इसके अंदर हम जो स्पीशीज आपको लगता है ना कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है यानी कि खत्म होने वाली है, जब अपने कहते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलुप्त, तो जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली होती हैं ऐसे करके, तो हम उनका जेनेटिक मटेरियल या उनका जो जीन होता है, डीएनए होता है, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, एक बैंक फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि उनका लॉन्ग टर्म स्टोरेज करवा सके। ठीक है, ताकि उनको यूज करके हम उसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा सकें।
ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो आपका डीएनए होता है, ठीक है, तो स्पेशली उन स्पीशीज़ के लिए जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, उनका डीएनए या उनका जो जीन होता है उन्हें कंजर्व या प्रिजर्व करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डीएनए जीन बैंक, ताकि हम उसको बचा सकें, हम उस जैसी जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम दोबारा ग्रो करवा सकें। लेकिन इसकी सिर्फ दिक्कत या मतलब ग्रो करवा सकें या फिर डेवलप करवा सकें प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बस दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल तौर से करवा रहे हो, तो आप एक 100% श्योरिटी नहीं ले सकते कि जैसा वो आपका ओरिजिनल प्लांट था वैसा का वैसा ही सेम एकदम एग्जैक्ट आपको वैसा मिलेगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरिएशन आ सकते हैं, बट हाँ, आप एक तरीके की उस स्पीशीज़ को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, वो आपकी स्पीशीज़ वैसी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक प्रिजर्वेशन का, एक कंजर्वेशन का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम जो हमारी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ होती हैं खासकर, उन्हें उनका हम जीन, उनका हम डीएनए जो है उसको स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह की टेक्निक के थ्रू फ्रीज वगैरह बहुत माइनस के टेम्परेचर पे रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर आप माइनस, ये एग्जैक्ट है, इसके अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर आप फ्रीज करके रखते हो उसे इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसके अंदर रखा जाता है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व होके रहता है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी के साथ साथ मैं दोनों वर्ड समझा देती हूँ मिलते जुलते। एक होता है क्लिस्टोगैमी, एक होता है चेस्मोगैमी। दोनों ही तरीके के जो मैकेनिज्म होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, जिसको नहीं पता हो मैं बता देती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे आपका एक फ्लावर है, ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर ही इसका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, इसमें ही इसका मेल पार्ट प्रेजेंट है। तो अगर इसके मेल पार्ट से पोलन इसी के फीमेल पार्ट तक जाएंगे, ठीक है, और फर्टिलाइज करेंगे, तो उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो सेम ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल मेटिंग कर गए हैं, ठीक है। सेम फ्लावर के मेल ने सेम फ्लावर के फीमेल के ऊपर पोलन ग्रेन को भेजा और वो फर्टिलाइज किया, ठीक है, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यही चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये जो मैकेनिज्म होता है वो होता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी की मदद से 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमी होता क्या है? क्लिस्टोगैमी होता है जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें वो एक फ्लावर बड जो होती है वो ओपन ही नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जब वो ओपन ही नहीं होगी तो मेल और फीमेल दोनों उस फ्लावर के अंदर ही हैं, तो उनके अंदर बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन या किसी दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन होने का चांस रहता ही नहीं है, क्योंकि वो फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है। तो उसके अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन रहता है। द फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड सो दैट एंथर और स्टिग्मा, यानी एंथर जो होता है वो मेल पार्ट हो गया और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल पार्ट हो गया, ये दोनों कभी एक्सपोज होते ही नहीं है, बाहर ऐसे ओपनली एनवायरनमेंट में आते ही नहीं है। तो इन फ्लावर्स के अंदर 100% सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी इसके अंदर या एजेंट नहीं आता है काम करने के लिए, ठीक है। चेस्मोगैमी में क्या होता है कि इसके अंदर पहले फ्लावर बंद होता है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद पॉलिनेशन के बाद एक बार ये फ्लावर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों चांस रहते हैं, ये फ्लावर ओपन हो जाते हैं पॉलिनेशन के टाइम पे, तो इसके अंदर दोनों चांस रहते हैं कि अगर पहले खुद के फ्लावर से अंदर ही हो गया तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो चेस्मोगैमी में फ्लावर ओपन हो जाते हैं, इनके एंथर स्टिग्मा बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं, कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी इसमें आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ चेस्मोगैमी होती है। क्लिस्ट नाम इसका इसलिए रखा है, क्लिस्ट का मतलब जिस तरीके से बंद हो गया, ये मुट्ठी बंद हो गई ना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि क्लिस्ट यानी कि फ्लावर्स जो हैं ये कभी ओपन ही नहीं हुए हैं, तो इनके अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन रहता है, ओके। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है क्लोन। हम बोलते हैं ना कि यार ये क्लोन होना चाहिए, हमारा क्लोन बना लो, एक जने से इतने सारे काम नहीं होते, एक ही पर्सन के क्लोन बना। तो क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब अगर हम प्लांट में देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिस तरीके से अभी आपको मैंने एक डायग्राम बनाया है ना, तो जिसके अंदर आप कहते हो कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड जो आपके होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल मोड जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, जैसे अपनी ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, है ना, ग्राफ्टिंग कटिंग, उससे हम न्यू प्लांट ग्रो करवाते हैं कटिंग का यूज़ करके। जैसे रोज़ वगैरह की है तो उसकी कटिंग कर दी, उसको ग्रो करवा दिया आगे, है ना। तो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत नए नए प्लांट्स हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल प्लांट, ये आपका एक प्लांट है,
ठीक है। इसके अंदर आपने एक थोड़ा सा कट ले लिया, इसको आपने यहाँ पर ग्रो करवाया और इससे आप बहुत सारे प्लांट, इस एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हो जो कि एग्जैक्टली उसके जैसा दिखेगा, ठीक है, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का मतलब ही क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। वो अपने पेरेंट प्लांट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बने होते हैं। तो एक प्लांट के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करवाने से जो बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं जो एकदम उसकी कॉपी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोन। जिस तरीके से देखिए इसके अंदर डायग्राम में, ये आपका एक प्लांट है, इसके अंदर से यहाँ से एक स्टेम ग्रो करके जैसे ग्रो करेगा यहाँ पे, तो इससे एकदम इस प्लांट के जैसी एक कॉपी बन जाएगी और इसे हम बोलेंगे कि ये इसका क्लोन है, राइट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ क्लोन की डेफिनेशन, कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि एक सिंगल प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं, किसके थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं? थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने पेरेंट प्लांट की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, राइट। अब इसके अंदर ये वाले जो क्लोन्स होते हैं वो हमेशा हेट्रोजाइगस और होमोजीनस होते हैं। ये एक्चुअल में 4 वर्ड होती है, वो मैं आपको इसके बाद एक कोई क्वेश्चन है उसके बाद ये चारों टर्म मैं आपको बताती हूँ क्या होती है, ठीक है। तो क्लोन की डेफिनेशन आपकी ये रहती है, क्लोन के अंदर याद रखना है कि ये हेट्रोजाइगस और होमोजीनस होते हैं। ओके ओके, ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन हैं आपके, ये हो गए। अब मैं आपको ये 4 टर्म्स बताती हूँ। 4 टर्म कौन कौन सी हैं आपके पास? फर्स्ट आपकी टर्म होती है होमोजाइगस और एक दूसरी होती है हेटेरोजाइगस। वेट, इसको हम देखिए, पहले आपके पास एक टर्म आती है होमोजाइगस और एक आती है हेटेरोजाइगस, ठीक है। इनके बीच में फर्क क्या होता है? देखो, हमारी जो बॉडी होती है ये सबको पता है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 को हम क्या लिख सकते हैं कि 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ी होती है। तो इसके अंदर एक जैसे आपके पास ऐसे दिखेंगे, एक जैसे हमेशा 2 दिखते होते हैं, तभी वो जोड़ी बनी ना, एक जैसे हमेशा 2 दिखते हैं। तो इस तरीके से हमेशा एक क्रोमोसोम जैसे हमारे पास ये 2 दिखते होते हैं। तो इन दोनों क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं 2, इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर एक एक एलील प्रेजेंट होता है, ठीक है। एलील क्या होता है? जैसे जीन्स जो होते हैं हमारे, जीन के जो अलग अलग फॉर्म होती है उन्हें एलील बोला जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन इज नोन एज एलील। तो एक एलील हमेशा कोई भी एक कैरेक्टर को बताने के लिए आपके पास हमेशा 2 एलील होते हैं। तो एक एलील इसके ऊपर होता है, एक एलील इसके ऊपर होता है, और दोनों के हिसाब से वो कैरेक्टर डिफाइन होता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर होमोजाइगस की डिफाइन क्या होती है कि होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो अगर इन दोनों के ऊपर हमेशा सेम एलील प्रेजेंट हुए तो दैट इज नोन एज होमोजाइगस। और अगर इन दोनों के ऊपर अलग अलग एलील प्रेजेंट हुए, यानी इसके ऊपर कैपिटल वाला टी आ गया और इसके ऊपर स्मॉल वाला टी आ गया, तो उसको आप बोलोगे हेटेरोजाइगस, क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर जो दोनों ये होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके ऊपर सेम एलील प्रेजेंट हुए, ये एलील्स होते हैं, सेम एलील्स प्रेजेंट हुए, तब हम बोलते हैं कि वो होमोजाइगस है। और अगर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हुए तो वो होते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की जो डिफाइन होती है वो इन क्रोमोसोम के हिसाब से लिखी जाती है। अब बचे बाकी दोनों टर्म्स। बाकी दोनों टर्म्स होती हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो इसके अंदर भी ये चीज़ तो सेम रहेगा कि होमो के अंदर कुछ ना कुछ सेम रह रहा है और हेट्रो के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट रह रहा है। अब इनमें सेम डिफरेंट क्या होता है? इनमें होता है कि आपकी जो आपको मतलब एक तरीके से याद रखना है, होमोजीनस हेट्रोजीनस सब लोगों को जो आपको देखने में पता लग रहा है कि आपकी पूरी फील्ड है, इसके अंदर आपने एक वैरायटी कोई भी लगाई है, उसके ये सारे आपके कम से कम 1 2 3 4 इस तरीके से 16 प्लांट्स लगाए हैं। तो ये वैरायटी की अगर ये 16 के 16 प्लांट्स एकदम सेम रहते हैं दिखने में,
दिखने में आपको एकदम सिमिलर शो हो रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज होमोजीनस, कि वो दिखने में आपको पूरे के पूरे जो एक ही वैरायटी के प्लांट्स हैं सब एक जैसे दिख रहे हैं। हेट्रोजीनस के अंदर फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर आपको मिक्सचर दिखेगा, कि इसके अंदर आपको जो अपीयरेंस दिख रही है, जो आपके डिफरेंट काइंड्स उसके अंदर आ जाते हैं, एक वैरायटी में आपके थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों क्रोमोसोम के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं, और होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो है वो दिखने में आपको सारे कैसे दिखते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। तो क्लोन के अंदर हमने बोला कि क्लोन क्या होता है, वो हेट्रोजाइगस होता है, यानी क्लोन के अंदर एलील तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना कि वो एग्जैक्ट कॉपी, तो वो दिखने में एक जैसे अपने प्लांट की तरह ही दिखते हैं, राइट। तो आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर रहेगी। ये हमारा पार्ट सी कवर हो गया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर सेकंड पार्ट को, हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ जाएगी, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हमने पार्ट सी तक कंप्लीट हो गया है। हम जेनेटिक्स का पेपर, ब्रीडिंग का पेपर डिस्कस कर रहे थे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कोर्स का, और इसके अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है दैट इज़ कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपको बताना है मीज़ के अंदर। तो किसी भी क्रॉप का जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लिखते हो तो कुछ उसके अंदर कुछ मेन मैंने इसमें पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है, जो आपको हर क्रॉप के अंदर आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो आप देखिए, सबसे पहले तो कोई भी क्रॉप है तो आप उसका हमेशा साइंटिफिक नेम लिखिए और उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन हमें करनी है, ये हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद उनकी फैमिली, अब ये सीरियल्स है तो सीरियल्स की फैमिली कौन सी आ जाएगी हमारे पास, ग्रैमिनी या फिर पोएसी, ठीक है। मेज जो होता है उसे क्वीन ऑफ सीरियल्स बोला जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स को इसीलिए बोला जाता है बिकॉज क्योंकि उसका यील्ड पोटेंशियल जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। यील्ड पोटेंशियल जो होता है वो उसका हाईएस्ट होता है, इसलिए मेज को हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। अब इसके फ्लावर को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर का लिखना है तो ये जो होता है ये मोनोशियस होता है। मोनोशियस यानी कि इसके मेल और फीमेल जो आपको फ्लावर्स मिलेंगे वो आपको एक ही प्लांट के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लांट के ऊपर। जैसे ये इसका मेल फ्लावर हो गया और ये इसका फीमेल फ्लावर होता है, एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसकी जो फीमेल फ्लावर्स या जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसका हमेशा याद रखना कि मेल फ्लावर जो होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो मेल वाला है उसको क्या बोला जाता है, टेसल बोला जाता है। मेल वाले को टेसल बोला जाता है और ये टिप पोर्शन पे यानी टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो फीमेल वाला होता है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपके साइड, इस प्लांट के साइड्स में प्रेजेंट होता है, और इसको बोला जाता है सिल्क या फिर कोप, ओके। ये साइड पोर्शन में प्रेजेंट होता है। फ्लावर बता दिया, मोनोशियस होगा जिसमें फीमेल फ्लावर सिल्क या कोप जो होते हैं ये साइड में प्रेजेंट होता है, मेल फ्लावर जिसे टेसल बोला जाता है ये हमारे पास टर्मिनल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर, ये एक पार्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, एंथसिस और पॉलिनेशन। एंथसिस का मतलब क्या होगा कि वो एंथर जैसे खुलेगा या उसमें से पॉलन ग्रेन्स जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, वो एंथसिस हो गया, ओपनिंग होगी फ्लावर की। तो एंथसिस और पॉलिनेशन जो होता है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेज जो होता है वो प्रोटो एंड्रेस होता है। प्रोटो एंड्रेस का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है पहले, पहले कौन सा पोर्शन इसके अंदर डेवलप होगा या एक्टिव स्टेज में आएगा, वो आएगा एंड्रस। एंड्रस वर्ड हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, एंड्रो हमेशा मेल के लिए लगाया जाता है और गाइनो फीमेल के लिए लगाया जाता है ना। तो प्रोटो एंड्रस यानी कि जब मेल पोर्शन पहले इसके अंदर मैच्योर हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्रस कंडीशन, और मेज के अंदर प्रोटो एंड्रस होता है क्योंकि इसके अंदर जो ये पॉलन शेडिंग है वो फीमेल से 1 से 3 दिन पहले ही हो जाती है, ओके। एंथसिस इसका लगभग 2 वीक्स तक चलता रहता है, ये जो पॉलन ग्रेन निकलने वाला रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको लिखनी है इसके अंदर, ये एंथसिस लिख दी। अब आता है इसका प्लांटिंग रेशियो, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल का जो लगाते हैं, तो सिंगल क्रॉस के अंदर 4:2 रखा जाता है। अगर कोई डबल क्रॉस या 3 वे क्रॉस हो तो उसमें हम 6:2 रखते हैं। सिंगल क्रॉस में 4:2 रहेगा और डबल क्रॉस के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, 6:2 रहेगा फीमेल टू मेल का रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या क्या प्रोसेस की जाती है, डी टेसलिंग कर दी जाती है। जब हमें फीमेल रखने होते हैं, मेल पहले होने वाले होते हैं, तो उनको उसको एंथसिस यानी एंथर के खुलने से पहले ही हम उसके टेसल को यानी मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, टेसलिंग की जाती है। अगली चीज़ होती है इसके अंदर मैकेनिकल एडमिक्सचर, कोई बाहर से कोई भी मैकेनिकली इसके अंदर
ना आ जाए कि कोई भी हम जब कुछ भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ उसकी क्रॉप के टाइम पे कोई भी प्रोसेस हो रही है तो उस सबके अंदर हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कोई भी मशीन यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली उसे क्लीन करके करना है ताकि कोई भी चीज़ का मिक्सचर ना रह जाए उसमें, ठीक है। रॉगिंग का मतलब क्या होता है? रॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट आपसे डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं ये। रॉगिंग का मतलब होता है कि जो आपकी फील्ड है उसके अंदर से जो ऑफ टाइप्स होते हैं, जो अलग से दिख रहे हैं, जो आपके नॉर्मल प्लांट के नहीं है, जो भी अलग दिख रहे हैं, जो भी ऑफ टाइप्स होते हैं उन्हें रिमूव करना। ओके तो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर अपनी फील्ड में ऑफ टाइप वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ टाइप्स फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। एक चीज नेक्स्ट चीज होती है आपकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तब मानी जाती है जब उसमें अराउंड 35% तक मॉइस्चर रह जाता है सीड के अंदर। ओके फिर आती है आपको जो सीड क्रॉप है उसको हार्वेस्ट आपको कब करना है? हार्वेस्ट करना होता है जब उसके अंदर मॉइस्चर 20 to 25% से कम ही रहे, तब अपने उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्रॉप आपने कर ली। अब उसको सीड प्रोडक्शन की क्या क्या टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें हैं कि क्लाइमेट की अगर आप बात करो तो ज़्यादातर जो मेज़ होता है, मैक्सिमम जो मेज़ होता है वो मानसून पीरियड के अंदर आपको मिल जाता है। सॉइल कैसा चाहिए इसको? अच्छा खासा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ये जनरल सी चीज़ें लिखने वाली हैं इसमें। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, न्यूट्रल सी पीएच है आपकी 7 पे न्यूट्रल रहती है तो 6.5 to 7.5 तक न्यूट्रल रेंज आ गई, तो 6.5 to 7 इसके पीएच होनी चाहिए। सीड हमेशा हम सर्टिफाइड या फाउंडेशन सीड ही यूज़ करेंगे। हाइब्रिड की अगर हम सीड रेट की बात करते हैं, सीड रेट की बात करें तो फीमेल वाला जो रह गया आपका वो 10 kg पर हेक्टेयर आ गया, मेल के अंदर 4 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। स्पेसिंग की बात करते हैं तो एक एवरेज थोड़ा बहुत रेशन रहता है, जैसे 60 to 75 की इसकी रो टू रो होगी, प्लांट टू प्लांट 25 to 30 हो गई। तो एक जनरल आप लेके चलो तो 16 to 25 सेंटीमीटर तक का आपको स्पेसिंग रखना है। एनपीके 200 kg पर हेक्टेयर आ जाएगा। आइसोलेशन डिस्टेंस मस्ट है, कोई भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आप लिखोगे उसके अंदर एक तो फ्लावर का बताना स्टार्टिंग में ज़रूरी है, प्लस आपको आइसोलेशन डिस्टेंस बतानी ज़रूरी है, फील्ड इंस्पेक्शन कितने हो रहे हैं, बॉर्डर रोज कितने लगाई हैं, प्योरिटी, जर्मिनेशन, ये वाला पोर्शन लिखना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो फील्ड इंस्पेक्शन का सीधा सा एक फंडा बताते हैं कि इसके अंदर अगर कोई भी आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसके अंदर आप सीधा सीधा लिख दीजिए इसमें कि 2 से 3 फील्ड इंस्पेक्शन है। लेकिन जितनी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप आपकी होती हैं, मेज़ हो गई, बाजरा हो गई, तो ये आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं इनके अंदर हमेशा कितने फील्ड इंस्पेक्शन लगाएंगे हम? 4 फील्ड इंस्पेक्शन है। तो इसके अंदर भी 4 फील्ड इंस्पेक्शन होता है जिसमें एक इंस्पेक्शन जो होता है वो फ्लावरिंग से पहले किया जाता है, बिफोर फ्लावरिंग, और 3 जो होते हैं वो आफ्टर फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड का हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्टिफाइड और फाउंडेशन में से फाउंडेशन सीड की प्योरिटी ज़्यादा रहती है, तो जिसकी प्योरिटी ज़्यादा है उसको मेंटेन करने के लिए दूरी भी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि मिक्स ना रहे, कुछ भी मिक्सचर ना आ जाए उसमें। तो फाउंडेशन सीड का हमेशा आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और मेज के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? 400 200, तो 400 फाउंडेशन सीड के लिए होगा, 200 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए होगा, ठीक है। स्पेसिंग होगी, एनपी की हो गया, आइसोलेशन डिस्टेंस होगी, फील्ड इंस्पेक्शन, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है इसलिए इसके अंदर 4 होते हैं जिसमें एक इंस्पेक्शन फ्लावरिंग से पहले होगा और 3 जो होंगे फ्लावरिंग के बाद होंगे। बॉर्डर रोज भी इसके अंदर इंस्पेक्शन भी 4 है, बॉर्डर रोज भी 4 लगाई जाती है जो भी आपके सिंगल क्रॉस के लिए, ठीक है। साइड में बॉर्डर पे रोज पे एक लगाए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं। फिजिकल प्योरिटी मेज के अंदर हाईएस्ट होती है एक तरीके से 98%, और इसका जर्मिनेशन जो होता है दैट इज 80%, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में चाहो तब इसका इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हो जो सिमेट मैक्सिको के अंदर है वो आ जाता है, ओके। तो ये आपका हो गया इसके अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें आपको अलग अलग मैकेनिज्म बताने हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स के साथ। इसके अंदर हमने एंटीबायोसिस वाला जो था इसकी एक आधी डेफिनेशन के अंदर भी हमने पार्ट बी में बात की हुई है इसकी। तो इसके अंदर जो मेनली आपके होते हैं, मेनली ये 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं इंसेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए, उसके प्रतिरोधी जो भी होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज़ नॉन प्रेफरेंस। इसका ये दूसरी टर्म आपको याद रखनी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके सामने टर्म डिफाइन में एंटीजिनोसिस आ जाती है तो वो टर्म मतलब कंफ्यूजिंग रह जाएगी कि इसका मतलब क्या रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन प्रेफरेंस को ही एंटीजिनोसिस बोला जाता है। नॉन प्रेफरेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर प्लांट खुद को इस तरीके का बनाते हैं जो इंसेक्ट को पसंद ना आए।
कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपको इसकी डेफिनेशन में आपको ये चीज़ लिखनी है कि प्लांट जो है वो खुद के पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, लीफ को, स्टेम को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो इंसेक्ट उन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता। कि अगर कोई इंसेक्ट है वो ग्रीन लीफ के ऊपर करेगा या फिर वो जितनी वाइड लीफ होगी उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा तो वो अपने लीफ को मोड़ लेंगे या नैरो कर लेंगे। तो ये उनके रेजिस्टेंट का तरीका होता है कि वो इंसेक्ट उन्हें प्रेफर ही ना करे। तो जब प्रेफर ही नहीं करेंगे तो वो उनके ऊपर फीड नहीं करेंगे। तो एंड नॉन प्रेफरेंस के लिए नाम दिया जाता है एंटीजिनोसिस। जैसे एग्जांपल दिए हार्डनेस एंड थिकनेस, तो अगर जो बॉल होता है, कॉटन का बॉल जो होती है, अगर वो जितनी ज़्यादा हार्ड होती है, जितनी ज़्यादा थिक होती है, वो बॉल वर्म्स प्रेफर नहीं करते हैं। वो हमेशा थोड़ी सॉफ्ट बॉल्स को प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है हेयरीनेस ऑफ लीफ। लीफ स्टेम के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स जो होंगे वो जेसिड से प्रिवेंट करते हैं उनको, जेसिड उन्हें प्रेफर नहीं करता है। इसी तरीके से एक ब्लू कलर का जो जीनोटाइप होता है उसे एफिड जो होते हैं वो प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन जो येलो ग्रीनिश कलर का जीनोटाइप होता है उसे पी के एफिड प्रेफर नहीं करते। तो ये इसके एग्जांपल्स आ गए, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं इसके अंदर। फिर आता है एंटीबायोसिस, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि एक एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है। एंटागोनिस्टिक नाम से एंटी, एक एंटी इंटरेक्शन रहता है प्लांट के अंदर और पैथोजन की स्पीशीज के अंदर, कि इसके अंदर जो आपका प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके के केमिकल्स रिलीज करता है जो कि आपके जो पैथोजन है उसके लिए टॉक्सिक होते हैं या हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट के कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ भी सेकेंडरी केमिकल्स वो रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बताया इसके अंदर, ये हमने पहले भी बात की कि जो मैरीगोल्ड है वो कुछ ट्राइथिनाइल केमिकल्स रिलीज करता है उनकी रूट से। ठीक है, वो उसकी मैरीगोल्ड की रूट्स ये केमिकल रिलीज करती हैं जो कि निमाटोड और फंजाई की स्पीशीज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल या टॉक्सिक होते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया आपके पास। नेक्स्ट एक आती है टॉलरेंस। तो ये तीन मैकेनिज्म होते हैं, नॉन प्रेफरेंस, एंटीबायोसिस, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि अटैक हो गया है, कि अगर मान लो अटैक वो कर रहा है लेकिन स्टिल वो इतने टॉलरेंट रहती है, होस्ट प्लांट दैट एक्सप्रेस टॉलरेंस बिकॉज दे रिमेन हेल्दी एंड इल्ड वेल डिस्पाइट द डैमेज, कि डैमेज होने के बावजूद भी वो खुद की इल्ड पे अफेक्ट नहीं आने दे रहे हैं। वो टॉलरेट कर गए उसको कि ठीक है इफेक्ट करने दो लेकिन हमारी ईल्ड मेंटेन है, हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसकी प्लांट की ईल्ड जो है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। उनके पास इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो अगर कोई जो प्लांट डैमेज पैथोजन जो डैमेज कर रहा है ये उसको हील कर लेते हैं, जो भी इंजरी वगैरह वो देगा। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के। नॉन प्रेफरेंस जिसे एंटीजिनोसिस बोला जाता है, एंटीबायोसिस जिसके अंदर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि पैथोजन के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉलरेंस के अंदर कि अगर उसका अटैक हो भी जाता है तो भी वो खुद को हील कर लेता है, वो अपने मतलब इंजरी को खुद ही क्योर कर लेता है, सेल्फ क्योरिंग काम होता है, ऐसा सेल्फ ट्रीटमेंट होता है। प्लस ये उनको करके और फिर भी हेल्दी रहता है डैमेज होने के बावजूद भी। ओके, क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, नॉन प्रेफरेंस के और एंटीबायोसिस के 2 एग्जांपल बताए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको सेल्फ क्रॉस और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन की डिफाइन देनी है और आपको ये बताना है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 बताए थे, एक क्लिस्टोगैमी, एक चेस्मोगैमी, 2 थे। जिसमें क्लिस्टोगैमी के अंदर तो हमने 100% सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा, लेकिन चेस्मोगैमी के अंदर 50-50 रहता है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब एंथर से पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे जाए, कंडीशन क्या है, सेम फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, सेम फ्लावर होना चाहिए इसके अंदर, या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर। प्लांट एक ही प्लांट की बात की है, वो सेल्फ पॉलिनेशन रहता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इसके बेसिस पे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, क्योंकि आप 100% सेल्फ नहीं मान सकते किसी क्रॉप को, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से कुछ एक हो सकता है, कुछ परसेंट। तो जब भी आप ये बोलोगे किसी क्रॉप के अंदर अगर 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन है तब आप उसको बोलोगे कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें होगा भी तो 5% से कम होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये आपके 2 प्लांट हैं, इसके एंथर से जो पॉलन निकला और इस दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो इसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि 2 प्लांट्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन अगर 30% से ज़्यादा होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोला जाता है। जिस क्रॉप के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन 30% से ज़्यादा रहेगा उन्हें हम क्रॉस पॉलिनेटेड बोलेंगे। अब तीसरी आती है ऑफन क्रॉस। ऑफन क्रॉस का सीधा सा मतलब है दोनों के बीच की होगी, तो ऐसी क्रॉप जिसके अंदर 5 to 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दैट इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप।
ठीक है, कभी कभी हो रहा है। ऑफन क्रॉस है यानी कि ज़्यादातर ठीक है इसमें क्रॉस चल रहा है, लेकिन सेल्फ के भी चांसेस होते हैं, वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, इसको सेल्फ पॉलिनेशन को हम दूसरा नाम देते हैं ऑटोगैमी, और क्रॉस के लिए नाम दिया जाता है जीनोगैमी। ओके, अब इसके अंदर मैकेनिज्म बताना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको क्लिस्टोगैमी को ही डिस्क्राइब करना है, जिसकी डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि इसके अंदर फ्लावर ओपन होता ही नहीं है। तो जिसके अगर फ्लावर ओपन नहीं होगा तो उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, कोई दूसरे के पॉलन आने का चांसेस है ही नहीं इसमें, तो इसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख सकते हैं इसके अंदर कि वीट के अंदर भी होता है, बार्ले, ओट, तो ये जो इसके अंदर आपके पास सीरियल्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके क्लिस्टोगैमी के। चेस्मोगैमी की बात करते हैं कि इसके अंदर फ्लावर ओपन होता है, लेकिन पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद वो ओपन होता है, लेकिन कुछ रेयर केस होते हैं इसके अंदर, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो बाद में ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पॉलिनेशन होने के बाद इसका फ्लावर ओपन होता है, तो वो चेस्मोगैमी होगी, ठीक है। एक चीज़ होती है जैसे इसके अंदर बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक दो ये तीन मैकेनिज्म, बाइसेक्सुअलिटी भी क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। और एक फोर्थ इसके अंदर होता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होंगे, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तो उसे बोला जाता है होमोगैमी, जैसे कि वीट के अंदर, तो उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये चार मैकेनिज्म आप लिखेंगे जिसके अंदर जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी और होमोगैमी। ओके, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन होगा ही नहीं तो उसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन आता है, जिसमें एग्जांपल वीट, ओट्स आ जाते हैं। चेस्मोगैमी के अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनसे राइस, ओट्स के अंदर, इनके अंदर कभी कभी फ्लावर जो है वो ओपन होता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद होता है, तो इसके अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन क्योंकि फ्लावर ओपन हो जाएगा तो इसमें कुछ % चांस है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। बाइसेक्सुअलिटी के अंदर का मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, और होमोगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन बताने हैं। जो वेविलोव जो साइंटिस्ट था, वेविलोव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे अलग अलग क्रॉप्स के लिए, तो इसने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया, तो वेविलोव ने टोटल 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर हमें मेन याद रखना है कि अगर आपसे चाइना की बात करें, पहले तो आपको इसको 8 के नाम याद रखने हैं, चाइना, हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, मेडिटेरियन, एब्सीनिया, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब जब एक जनरल क्रॉप्स आप पढ़ते हो उसके आपको याद रखने हैं इसके अंदर। जैसे चाइना की बात करते हैं तो चाइना के अंदर दो, एक तो सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन चाइना की है, सोयाबीन एक चाय होगी, सोयाबीन और जो चाय हो गई, ये दो आपको याद रखनी है इसके अंदर, चाइना से आई हुई है ये। उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में राइस अब हिंदुस्तान का है। ये जो बाकी अपनी जितने भी मेन आप ये कुछ दाल वगैरह पढ़ते हो तो मोठ बीन होगी आपकी, चिकपी जो चना है, चना भी हिंदुस्तान का आ जाता है। उसके अलावा आप कुकुम्बर, ब्रिंजल, ठीक है, कॉटन, तो ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये किसके अंदर आगे, हिंदुस्तान में आगे। सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो इसमें आपकी वीट आ जाती है, ब्रेड वीट, क्लब वीट, हर तरीके की वीट आ जाती है। वीट के अलावा कैरेट रेडिश हमेशा साथ में पढ़ते हैं, तो कैरेट रेडिश दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, सेंट्रल एशिया में आ जाएंगे। उसके बाद आता है एशिया माइनर, एशिया माइनर के अंदर आती है ड्यूरम वीट। ओके, ड्यूरम वीट आती है इसके अंदर। ड्यूरम वीट के अलावा आप इसमें पढ़ सकते हो अनार, अनार जो है वो एशिया माइनर का है, अनार, पिस्ता और ग्रेप्स। तो ड्यूरम वीट, पोमोग्रेनेट, पिस्ताचियो और ग्रेप्स, ये चारों आते हैं एशिया माइनर के। फिर आता है मेडिटेरियन, मेडिटेरियन के अंदर हमारे पास आती है ब्रॉड बीन और ऑलिव, ब्रॉड बीन और ऑलिव जो होते हैं मेडिटेरियन की है। एब्सीनिया के अंदर बात करते हैं तो आपके पास आती है लेंटिल आ जाती है, सीसेम आ जाती है, तिल आ जाते हैं इसमें, और मिलेट्स और कॉफ़ी, कॉफ़ी एब्सीनिया की है, लेंटिल, सीसेम, मिलेट और कॉफ़ी। इनको बस नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना होगा आपको, फिर ये चीज़ याद रहेगी। सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर हमने पढ़ा था मेज़, तो मेज़ का मैक्सिको तो फिक्स ही है, ठीक है, मैक्सिको इसका होगा। और एक अपलैंड कॉटन का होता है आपके, जो अमेरिकन कॉटन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पोटैटो भी है, स्वीट पोटैटो है,
टबैको है, 3 याद रखने हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और टबैको। तो ये 8 तो सेंटर ऑफ ओरिजिन्स दिए थे और 3 सब्सिडरी सेंटर्स दिए थे इसने, इंडो मलेशिया, चील और ब्राज़ील, पैराग्वे। तो ब्राज़ील के अंदर हमेशा इंपॉर्टेंट आता है पाइनएप्पल और पीनट, पाइनएप्पल, पीनट, रबड़, ये 3 आ गए। चाइल के अंदर पोटैटो हो जाता है, इंडो मलेशिया के अंदर बनाना, कोकोनट। ठीक है, तो ये 8 सेंटर मेन तो याद रखने ज़रूरी हैं। अगर सब्सिडरी सेंटर्स कहीं से मिस भी हो जाते हैं तो 8 याद रखने ज़रूरी है। और इसमें से भी वो क्रॉप का आपको पढ़ना है जो या तो आपके कोर्स के अंदर है, आपकी सिलेबस में है, वो क्रॉप के आप देख के जाना कि अच्छा ये क्रॉप अगर हमसे पूछ लें तो हम इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन बता सकें, जितने आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, और जो भी हम जनरली सुनते हैं, कॉटन, सोयाबीन, वीट, राइस, मेज़, ठीक है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इनके आपको याद रखने हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की डिफाइन देनी है और आपको बताना है कि इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज किसे बोला जाता है कि इसके अंदर उस प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, चाहे पुरानी चाहे नई है, चाहे उसके वाइल्ड प्लांट हैं, चाहे उसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, उन सब की जो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी होती है उसे बोला जाता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। यानी उनके पूरे जीन की जो भी डाइवर्सिटी है वो सारी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाती है। उनका जितने भी सीड्स हैं, उनका प्लांटिंग मटेरियल है, यानी कि हर तरीके के प्लांट का जो भी उसके पार्ट हैं वो सब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में आते हैं। उनकी सीड, उनका प्लांटिंग मटेरियल, किस किस का, ट्रेडिशनल वेराइटी, मॉडर्न वेराइटी, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स और क्रॉप प्लांट स्पीशीज। और इन रिसोर्सेज का अलग अलग काम में यूज़ आता है क्योंकि प्लांट सबके काम आएंगे। वो डोमेस्टिक एनिमल्स को फीड करने के भी काम आते हैं, हमारे फूड के भी काम आते हैं, फाइबर में भी काम आते हैं, एनर्जी में भी काम आते हैं। कंजर्व करने का तरीका होता है, 2 होते हैं, एक होता है इन सीतु, एक होता है एक्स सीतु। तो इसके अंदर देखो कि इन सीतु के अंदर क्या क्या चीज़ें आप ये चार्ट बना सकते हो। इन सीतु में क्या क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर बना सकते हैं, नेशनल पार्क होता है, जीन सेंचुरी। तो इसको मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि बताइए कि जो जीन सेंचुरी होती है वो इन सीतु में आती है, एक्स सीतु में आती है। इन सीतु का मतलब क्या होता है कि आप ऑन साइट कंजर्व कर रहे हो, जो उनकी नेचुरल जगह है वहीं पे उन्हें कंजर्व कर रहे हो, उन्हें कोई आर्टिफिशियल आप जगह पे नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो इन सीतु कंजर्वेशन इज द ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी कि जहाँ पर वो प्लांट की नेचुरल पॉपुलेशन है वहीं पर आप उन्हें कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसको मेनली यूज़ किया जाता है कि जो एंडेंजर्ड प्लांट है, ठीक है, जैसे कोई ऐसा प्लांट है जो मतलब ख़त्म होने की, जो स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है, तो उसको हम क्या करते हैं, उनके नेचुरल स्टेट के अंदर ही हम ट्राई करते हैं उनको कंजर्व करने की, ताकि उनको कोई इफेक्ट ना करे, उनको ज़्यादा कोई बाहर से, हम कहते हैं ना जंगल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रिकॉशन चीज़ लगाई जाती है कि यहाँ से इस चीज़ को तोड़ना नहीं है, ये स्पीशीज़ को आप नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं कर सकते इसको। तो उनकी नेचुरल स्टेट पे अगर उन्हें हम कंजर्व करेंगे, उनकी सेम जो नेचुरल हैबिट है जहाँ पे वो हमेशा से रहते हैं उनके हैबिटेट में, ठीक है, उनको बोलते हैं इन सीतु। एक्स सीतु का मतलब होता है ऑफ साइट, यानी आप उससे जो एंडेंजर्ड जितनी भी प्लांट की स्पीशीज़ रहती हैं उन्हें आप किसी नेचुरल हैबिट से हटा के किसी जगह पे रखोगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एनिमल्स की बात करते हैं तो जू के अंदर, तो उनकी नेचुरल जगह से आप ले आए। नेशनल पार्क्स वगैरह उनकी उसी जगह फॉरेस्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो उनके पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को जो ख़त्म होने वाली है उनको आपने एक नई लोकेशन के अंदर रखा, ठीक है, जहाँ पे उनका ह्यूमंस केयर करते हैं। एक्स सीतु है जहाँ पे ह्यूमन की केयर के अंदर वो रहते हैं। तो इन सीतु में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बायोस्फीयर आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, जीन सेंचुरी आते हैं। एक्स सीतु के अंदर आते हैं जैसे पूरा प्लांट करना है तो फील्ड बैंक आता है, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, और अगर पार्ट ऑफ करना है तो जैसे सीड को करना है तो सीड का जीन बैंक हो गया, पॉलन को करना है तो पॉलन बैंक, टिश्यू कल्चर की टेक्निक, डीएनए की लाइब्रेरी, क्रायो बैंक। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनमें इन सीतु और एक्स सीतु आपको 2 बताने, ये कंजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। और जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इन सीतु लिखा, उसकी डिफाइन लिख दी, फिर इन सीतु के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो आपने लिख दी। अब जीन सेंचुरी लिखा तो हम आपको एक लाइन याद आई कि जीन सेंचुरी कहाँ कहाँ पे बनाई गई है, सिट्रस के लिए मेघालय के अंदर है, और सिट्रस, शुगर केन, राइस और मूसा, इनके लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में NBPGR ने इस्टेब्लिश करवाई है। इस तरीके से एक्स सीतु के अंदर आप ये चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मेरिस्टम जीन बैंक लगाया तो इसके अंदर जैसे जो आपको शूट की टिप होती है उसको कंजर्व करके रखते हैं। शूट का मेरिस्टम पार्ट इतना ज़रूरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी प्लांट का जो एकदम टिप पोर्शन होता है ना वो वायरस फ्री होता है। जो मेरिस्टम पार्ट होता है, टिप पार्ट होता है, वो हमेशा वायरस फ्री होता है, इसलिए हमेशा उसको यूज़ करते हैं कोई नया प्लांट बनाने में, ताकि आप वायरस फ्री प्लांट या डिजीज़ फ्री प्लांट आप ग्रो करवा सको, इसलिए मेरिस्टम को कंजर्व करवाते हैं ये। ठीक है,
उसके बाद आता है आपके पास कन्वेंशनल और मॉडर्न अप्रोचेस बतानी है। तो इसके अंदर सिंपल चीज़ आ जाती है। कन्वेंशनल यानी पुराना, पहले क्या क्या करते थे, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो जैसे इंट्रोडक्शन पुरानी है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि आपको एक कन्वेंशनल और एक मॉडर्न को एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन को हमने पिछले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। एक चीज़ जो उसमें मैंने नहीं बताई वो आप इसमें नोट लिख सकते हैं, इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल आप लिख लेना, लर्मा रोजा और सोनारा 64, ठीक है। ये वीट की हैं, ये प्राइमरी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। सेकेंडरी यानी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हमने किसको बोला था कि जिसके अंदर आप कोई भी सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद उसको नई एरिया में लेके आओगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके आते कल्याण सोना और सोनालिका, ये दोनों ही वैरायटी जो है इनको सिलेक्शन से लाया हुआ है। तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंदर है। तो एग्जाम्पल आप ऐड करेंगे तो वो चीज़ एफिशिएंट होगी। तो एक तो कन्वेंशनल अप्रोच में इंट्रोडक्शन रहता है, दूसरा इसके अंदर रहता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर आप चाहो तो मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन वगैरह होते हैं, उन दोनों का भी डिफरेंस हमने स्टडी कर लिया था। मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे आ जाती है म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाई जाती है, म्यूटेशन करवा के थ्रू होता है। उसके अलावा बायोटेक्नल यानी आप इसके अंदर इन विट्रो कल्चर करवाते हो, यानी टिश्यू कल्चर की टेक्निक। टिश्यू कल्चर हम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर से हम प्लांट का कोई भी एक टिश्यू लेते हैं, उसका कोई भी पार्ट करके हम पूरा प्लांट रीजनरेट करवा लेते हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन करवा सकते हो, जैसे इसके अंदर हम मेरिस्टम कल्चर लेते हैं। तो मेरिस्टम कल्चर का मैंने बताया इसके अंदर आपको कि इसका जो मेरिस्टम होता है, ये देखिए मेरिस्टम जैसे जो शूट टिप वाला पार्ट होता है उसे कंजर्व किया जाता है ताकि उसको यूज़ करके हम पूरा प्लांट जनरेट करवा सकें। क्योंकि मेरिस्टम वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा वायरस फ्री रहता है। तो वायरस फ्री होने से जो भी हमारे इससे आगे प्लांट बनेंगे वो हमेशा वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। और फिर इसके अंदर इसके अलावा इन विट्रो कल्चर हो गया, म्यूटेशन ब्रीडिंग होगी। इसके अलावा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। पॉलीप्लॉइडी का यूज़ करते हैं, हम क्रोमोसोम का नंबर वगैरह डबल करते हैं, जिससे साइज़ वगैरह प्लांट अच्छे खासे साइज़ के हम या उसका कलर में इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारी मॉडर्न अप्रोचेज़ रहती हैं, म्यूटेशन करवाना, इन विट्रो करवाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग कराना, पॉलीप्लॉइडी करवाना। तो ये सब इसकी मॉडर्न अप्रोचेज़ आ जाती हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंस बताना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने ये बहुत बार ये भी पिछले पार्ट्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करी कि अब क्वालिटेटिव आते हैं। तो मैंने आपको बोला था जब भी क्वालिटी का वर्ड आता है तब हमेशा उसमें एक या कुछ ही जीन्स होते हैं, तभी क्वालिटी मानी जाती है। तो इसमें मोनोजेनिक या फिर ओलिगोजेनिक आता है, ठीक है। तो यानी कि इट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, यानी कि क्वालिटेटिव जेनेटिक्स या सिर्फ अगर आप क्वालिटेटिव अगर इसमें जैसे जेनेटिक्स लिखा है तो अगर आप करेक्टर की बात करते हो तो इसके अंदर बस आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए कि ऐसे करेक्टर, ठीक है, जिनका इनहेरिटेंस कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय वन और फ्यू जीन्स, वो तो क्या हो गए, क्वालिटेटिव कैरेक्टर हो गए। और इसके अंदर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या पॉलीजेनिक कैरेक्टर जिन्हें हम बोलेंगे, बिकॉज ये जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स और पॉलीजीन्स। पहली डिफरेंस तो ये रहेगा। दूसरा डिफरेंस रहेगा कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इनके अंदर हम डिस्क्रीट फिनोटिपिक क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि अगर फ्रूट के शेप की बात है तो या बोलोगे या तो वो या सीड की शेप है, सीड की शेप है तो आप बोलोगे या तो वो राउंड है या वो रिंकल्ड है, यानी कि आपने दो एक अलग अलग आराम से कैटेगरी आप बना सकते हो। इसी तरीके से अगर फ्रूट का कलर कोई बात कर रहे हैं तो येलो ग्रीन अगर दो कलर की बात करते हैं तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, ये ठीक है, या तो येलो है या ग्रीन है। यानी इसके अंदर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है कि दो फिक्स क्लासेस, दो या तीन आप फिक्स क्लासेस आप इसमें बना सकते हो, डिस्क्रीट क्लासेस। लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर आप नहीं बना सकते। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि अगर कलर प्लांट हाइट की बात करते हैं तो 60, 62, 63, तो इस तरीके से रैंडम नंबर्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स करते हैं, तो आप इनकी क्लासेस आप फिक्स नहीं कर सकते। आप 62, 64 ऐसे करके नहीं रख सकते क्योंकि कोई रेंज स्पेसिफिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर आप कंटिन्यूस वेरिएशन आता है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन आते हैं, तो इसको आप अलग अलग क्लासेस के अंदर नहीं कर सकते। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना है एनवायरनमेंट का,
कि क्वालिटेटिव वाले जो होते हैं अब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, उनको एनवायरनमेंट से नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कैसे भी एनवायरनमेंट में रख दो, उनका रिस्पॉन्स जो रहेगा, उनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन रहेगा दिखने में वो प्लांट, वो वैसे के वैसे रहेंगे हर एनवायरनमेंट में। लेकिन जो क्वांटिटेटिव वाले होते हैं उनका एनवायरनमेंट का इफेक्ट उन पे बहुत ज़्यादा रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशन का। ठीक है, क्वालिटेटिव वाले को हमेशा अपने काउंट या रेशियो के मेथड से अपने मेजर करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को, जबकि क्वांटिटेटिव को अपने को स्टैटिस्टिकल डाटा लगाना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये 4 डिफरेंसेस आप इसमें लिख सकते हैं। और 5th डिफरेंस आप इसके अंदर एग्जांपल लिख सकते हैं कि फॉर्म, स्ट्रक्चर यानी सीड का साइज, फ्रूट की शेप, फ्रूट का कलर, ये सब क्वालिटेटिव में आएंगे। और क्वांटिटेटिव में आते हैं प्लांट की हाइट हो गई, ठीक है, ग्रेन की ईल्ड हो गई, सीड का वेट हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में आती हैं। तो इस तरीके से आपके 5 या 6 डिफरेंसेस हो जाएंगे। पहला उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सेकंड उसके अंदर फिनोटिपिक क्लासेस का हो जाएगा कि आप इसमें डिस्क्रीट क्लासेस कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस आप ये अलग लिख सकते हैं कि इसमें डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है, उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। फोर्थ आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं रहता है, क्वांटिटेटिव में रहता है। और फिफ्थ आप इसमें लिख सकते हैं कि इसके अंदर आप काउंट और रेशियो से मेजर करते हो, इसको आप स्टैटिस्टिकल मेथड से करते हो। और 6 डिफरेंस के अंदर आप लिख सकते हो इनके एग्जांपल्स। तो 6 डिफरेंसेस दोनों में बहुत सफिशिएंट रहेंगे। ओके, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसके अंदर इनके कुछ एग्जांपल्स, इसमें राउंड रिंकल्ड आ गया, स्ट्रक्चर की वो हॉर्न्ड है या हॉर्नलेस है, ब्लैक है या वाइट कॉट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर होता है कि ह्यूमन के अंदर जैसे स्किन कलर है, आई कलर है, तो वो बहुत वेरिएशंस आते हैं, लाइट पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक, इस तरीके से वो वेरिएशन रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट डी कंप्लीट और ये चैप्टर का आपका कंप्लीट हो चुका है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। जो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, टर्मिनोलॉजी आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है काफ़ी सारे अभी भी डाउट बचे हुए हैं, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझने हैं, हमें कमेंट में लिख करके बताइए और हमारी टीम आएगी और उन सारे टॉपिक्स को लेकर के लाइव आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो सभी तक शेयर करिए, जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो अभी नीचे दिए गए लिंक से जाकर के ग्रुप में ज्वाइन हुई है, तो क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इंफॉर्मेशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको ग्रुप पे ही मिलेंगे। थैंक यू।